डेटा कलेक्शन के 1-2 स्लाइड्स और रह गए। NCH वालों ने जो डाले थे उसमें 2 स्लाइड्स दिए हुए हैं और उन्होंने बस 2 स्लाइड्स में डेटा कलेक्शन खत्म कर दिया था। ये क्वेश्चनर डेटा कलेक्शन टूल्स के बारे में बोला उन्होंने, क्वेश्चनर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरमेंट, या फिर ठीक है स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर हुज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर आइडेंटिफाइड। ये जो वर्ड, ये 2 वर्ड है, ये हम आज देखेंगे कि क्या वर्ड है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी वैसे इसी में खत्म हो जाता है। वैलिडिटी क्या होता है? असेसमेंट ऑफ वेदर एन इंस्ट्रूमेंट मेजर व्हाट इट एम्स टू मेजर, should be able to measure an actual change। जो जिस मेजरमेंट के लिए वो बना है, क्या वो उसको सही मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा। शुड बी एबल टू, और जो उसमें चेंज आ रहा है वो उसमें पकड़ा जाता है कि नहीं जाता, ये उसकी वैलिडिटी होती है। रिलायबिलिटी, बारी बारी करो। होमोजेनिसिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसिंग रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। कैलिब्रेशन ऑफ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तीसरा पॉइंट। ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर बनेगा और क्वेश्चनर के साथ में जो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होगी, इंस्ट्रूमेंट्स की हो, क्वेश्चनर की हो या किसी की भी, वो चेक करके रखनी पड़ेगी। वैलिडिटी का मतलब कि जो काम करने के लिए वो बना है वो काम वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, और रिलायबिलिटी का मतलब वो रिपीट मोड पे सेम चीज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। एक बार तो उसने बाहर चेक कर दिया, लेकिन और 2 लोगों का अलग अलग भार उसमें समझ में आ रहा है, लेकिन बारी बार उस पर जब किया जाएगा तो सेम ही आंसर आ रहा है ना, उसमें चेंज तो नहीं आ रहा। तो दिस इज वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। इससे ज़्यादा मतलब इस पर डेप्थ से समझना तो हमारे पास आता भी नहीं है। इतना पता होना चाहिए कि किसी चीज़ की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम उस चीज़ों को चूज करते हैं जो हमारे डेटा कलेक्शन टूल्स होते हैं उनको। अब है स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर तो है ही, और अनस्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर डेवलप बाय द रिसर्चर कैन बी यूज इंटरव्यूज या क्वालिटेटिव रिसर्चेज में, मस्ट बी पायलट टेस्टेड। पहले थोड़े लोगों पे करके देख लो, कुछ लोगों से पूछ लो जो तुमको बताया था मैंने, टू हैव एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, इसे करके। और फिर तीसरा क्या, स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड समथिंग कुछ होगा। स्टैंडर्डाइज जो सारी दुनिया मान रही है, अनस्टैंडर्डाइज तुम खुद क्रिएट कर रहे हो। स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, उसी वर्ड को बोला गया कि भाई कुछ नया सा क्रिएशन किया गया है जिसका कुछ स्ट्रक्चर्ड है और कुछ एरिया अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इसे बोला जाएगा वो वाले। ठीक है, कि भाई कुछ की तो ऑप्शंस दे दिए और कुछ के ऑप्शंस नहीं दिए, बोला आप खुद ही आंसर लिखो। केस रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स जो अगला है, पहला था क्वेश्चनर या इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा है केस रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स। कैसे? डिजीज परस्पेक्टिव से, होम्योपैथिक परस्पेक्टिव से, या स्टडी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। उसका क्या मतलब कि भाई पेपर पे लिख रहे हो, उसकी फाइलें बना रहे हो, उसका फॉर्मेट कैसा है, कागजों में बना रहे हो या फिर टाइप कर रहे हो, टाइप टेक्स्ट है, नंबर ले रहे हो, मतलब कुछ उसके अंदर स्कैन इमेजेस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, ऑडियोज या ईमेल रिकॉर्ड, कुछ भी है जो पेशेंट से तुम्हें मिल रहा है। तो ये एक तरीका उसको शॉर्ट में करने का। तो वो तुमको मैंने बताया था, वो एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन तैयार किया हुआ है। अगर उसका जिस्ट निकाल के तुम्हें बोला जाए कि इतना सा, कि हम इतना सा एरिया इस तरीके से यूज कर पा रहे हैं, तो उसका जिस्ट एक स्लाइड में अगर डालना हो तो ऐसा होगा। लेकिन 20 नंबर का क्वेश्चन तुम इससे नहीं लिख सकते अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, तो अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, की क्वेश्चंस जनरल, इस तरीके से कि कैसे की क्वेश्चन जनरल पूछे जा रहे हैं कि फॉर सिलेक्शन एंड डिजाइनिंग क्वेश्चनर फॉर्मेट या फॉर्मेट्स फॉर डेटा कलेक्शन इट इज इंपॉर्टेंट टू असर्टेन क्या, व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड। ओनली डेटा स्पेसिफाइड इन द प्रपोजल या प्रोटोकॉल, जो हमने बोला था वही इकट्ठा करेंगे। ओनली डेटा रिक्वायर्ड टू आंसर द स्टडी क्वेश्चन, हम वही इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हैं। When will this data be collected? बेसलाइन या फॉलोअप्स, मतलब स्टार्टिंग से ही हो जाएगा, पहले प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट है, या सारे पोस्ट टेस्ट है, कैसे वो आएगा वो डेटा फॉलोअप में, फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्शन में कैसे आएगा। हु इज गोइंग टू कलेक्ट या कंप्लीट दिस फॉर्म, हम लिख रहे हैं, पेशेंट लिख रहा है, कोई मशीन तोल रही है, वो डेटा कहाँ से आ रहा है। आर देयर वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल, हमारे हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं वो वैलिड है ना। हु ओन्स द कॉपीराइट फॉर द क्वेश्चनर या फॉर्म्स, हमने बनाया है तो हमारे पास कॉपीराइट है फ्रेश। अगर वो क्वेश्चनर हमने पिछली किसी रिसर्च से उठाया है, या कोई स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर होता है जो ऑल ओवर यूज करते हैं, जैसे तुमको मैंने कुछ वेबसाइट्स बीच में बताई थी कि भाई ये स्टैंडर्डाइज हैं और यहाँ से तुम कुछ क्वेश्चनर उठा सकते हो, कई लोग तरीके के लोग वहीं से उठाते हैं एक तरीके से। वो हम यूज नहीं करते होम्योपैथी में, इसलिए हमारे लिए वो नहीं है, लेकिन है दुनिया में ऐसे होते हैं। ठीक है,
और व्हाट एडिशनल फॉर्म्स कहाँ गया, ऑब्टेन अप्रोप्रिएट परमिशन टू यूज फॉर्म्स, उनसे पूछना पड़ता है कि हम, या पिछला कोई रिसर्च हुआ है उसने जो क्वेश्चनर यूज किया है अब तुमको यूज करना है वही क्वेश्चनर, तो तुम उस पर्सन को ईमेल लेके उसकी परमिशन लोगे ईमेल करके, और कि भी हम मेरे को भी यही चीज यूज करनी है, ऐसे सीधा उठा के यूज नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। वैसे बात तो स्कैनिंग होती है तो उसमें पता चल जाएगा तुमने कहीं से उठाया है, तो प्रिजुडाइज हो जाती है उसके अंदर, सॉरी प्लेजरिज्म हो जाता है। तो इसलिए कहीं से कुछ भी उठा रहे हो उसकी परमिशंस ली जाती हैं। हमारे वाले लाइनों में भी बहुत क्वेश्चनर्स बन रहे हैं, तो जो सेम टू सेम किसी और का क्वेश्चन उठा रहे हो तो विद परमिशन उठाना है। विद एडिशनल फॉर्म्स विल नीड टू बी डिजाइन, अगर कुछ और जल रहा है डालना पड़ रहा है हमारे उसके अंदर कि भाई ये तो क्वेश्चन तो है, साथ में कुछ और भी एडिशनल है, तो उसको डिजाइन करो। कौन करेगा? कंडक्ट पायलट स्टडी टेस्टिंग, फिर उसको टेस्ट करके देखो कि भाई वो काम भी आ रहा है, उसको समझ भी आ रही है लैंग्वेज, उसको कुछ कुछ हो भी रहा है, उससे रिजल्ट में निकलेगा। फिर हाउ इज द डेटा गोइंग टू बी कलेक्टेड, मैनेज और एनालाइज, ये सारे थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब हम ये सारा प्रोसेस शुरू कर रहे होते हैं डेटा कलेक्शन वाला। तो दिस इज 2 स्लाइड्स। अब इसमें जिस्ट है, उसने जब वो जो तुमको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया वो सारा कुछ अगर समझ में आ गया तो ये चीज़ बेसिक्स है एक तरीके से, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। इस तरीके से इसको 2 चीज़ों में समराइज किया गया, एक तरीके से समरी, एक तरीके से लिख सकते हो लास्ट में ऐसे करके। क्वेश्चन स्टार्ट करना हो यहाँ से करो, 20 नंबर का क्वेश्चन है, वो जिस तरीके से वो समझाया गया वो सफिशिएंट डेटा था, तो ये उन्होंने बता रखा था इसलिए मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने जो आज करने वाले हैं वो है मैंने ग्रुप में डाल दिया था वो, ये डाला था मैंने कि डेटा कलेक्शन, डेटा मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस, इन तीनों की अगर तुमको मोटे तौर पे डेफिनेशन देखी जाए तो क्या क्या चल रहा होता है उसके अंदर। आज कलेक्शन में तो बता ही दिया कि असेसमेंट है, कलेक्शन ऑफ बेसलाइन या आउटकम्स या अदर ट्रायल डेटा इंक्लूडिंग एनी रिलेटेड प्रोसेसेस टू प्रमोट डेटा क्वालिटी, जैसे डुप्लीकेट मेजरमेंट दोबारा बार किया जाता है, ट्रेनिंग ऑफ द असेसर, कौन ले रहे हैं उनको ट्रेन करके, फिर कि भाई ऐसे लेना डेटा, ऐसे बाहर तोलना, ऐसे करना, ये सब उसी में आता है डेटा कलेक्शन में। यूज ऑफ स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स, कौन सा क्वेश्चनर, लेबोरेटरी टेस्ट या कुछ भी, तो ये जो कलेक्शन कहाँ कौन सा चीज का कलेक्शन किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है, किस चीज के द्वारा किया जा रहा है, ये सब उसमें आता है। ठीक है, डेटा कलेक्शन के अंदर आज हम करने वाले हैं वो है डेटा मैनेजमेंट। ये दोनों ही क्वेश्चन जो कलेक्शन और मैनेजमेंट है बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा यूज इस चीज़ का। थ्योरेटिकली मैं बोलूँगी तो इन दोनों का थ्योरी के अकॉर्डिंग कम यूज है, लेकिन प्रैक्टिकल तुम बोलो तो डेटा कलेक्शन ही तो तुम सारा कर रहे हो और उसके बाद मैनेज करना उसको एक तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हो, तो प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से अगर देख लेना आया है तो नहीं बनता इसके अंदर, एक तरीके से 4-5 क्वेश्चन तो चाहिए होते हैं, उसमें से कोई पूरी बायोस्टैट और रिसर्च पैथोलॉजी छोड़ के ये नहीं पूछता होता तो ज़्यादा मेरे हिसाब से। तो आज हम जो कर रहे हैं डेटा मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट वर्ड है ये थोड़ा सा इसके अंडर क्या क्या आएगा ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा है। कॉन्ट्रोवर्शियल कैसे है? वैसे तो उसको मोटे तौर पे इसको यही बोलते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब कि इसके अंदर डेटा की एंट्री करना, कोडिंग करना, उसकी सिक्योरिटी रखना, कहीं वो लीक ना हो जाए, स्टोर कैसे करोगे, कहाँ संभाल के रखा हुआ है, और या फिर इंक्लूडिंग एनी रिलेटेड प्रोसेसेस टू प्रमोट डेटा क्वालिटी, की उसकी क्वालिटी बेटर कैसे हो सकती है वो करना। जैसे डबल डेटा एंट्री 2 बार कर लो, रेंज चेक ऑफ द डेटा वैल्यूज की तुम जो डेटा एंटर कर रहे हो पता चले बीपी इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो, वेट बाहर तोलने वाली मशीन से कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और तुम्हें जल्दी पता लग जाए यार ये तो एरर आ रहा है, तो उस तरीके से कि सिर्फ आंख बंद करके कलेक्ट नहीं करे जाना, उसका मॉनिटरिंग भी रखनी है कि भाई सही तो हो रहा है ना उसके अंदर। तो जो मैनेजमेंट वर्ड है उसके अंदर कई बार मैनेजमेंट वर्ड हेडिंग होता है, उसके अंदर कलेक्शन और एनालिसिस वर्ड उसमें डाला हुआ है कि मैनेजमेंट को हेडिंग बनाओ
कि मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट का तो बस तो सब कुछ ही होता है कि सब कुछ मैनेज होगा। जब से डेटा वर्ड शुरू होगा तुम्हारे अंदर, वो सब उसकी मैनेजमेंट में ही आएगा एक तरीके से। तो बहुत जगह ऐसा किया हुआ है कि मैनेजमेंट वर्ड के अंदर डाल दिया डेटा कलेक्शन, और फिर उसके साथ में डाल दिया एनालिसिस, और कई जगह ये अलग अलग कर रखा है। जैसे कि डेटा कलेक्शन और एनालिसिस दोनों मैनेजमेंट के अंदर डाल दिया, और कई तीनों हेडिंग अलग अलग रखी हुई है। ऐसी जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग कई लोग डेटा कलेक्शन के अंदर डाल देते हैं कि भाई डेटा को कलेक्ट करना है, तो डेटा टू कलेक्ट कैसे कर रहे होगे, डेटा क्या है, और उसको फिर कलेक्ट करने के जो हम क्वेश्चन और मेथड्स और ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हमने सैम्पलिंग भी उसके अंदर डालेंगे कि हम सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद सैंपल 30 लोगों का 50 लोगों का सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर उस 50 लोगों के आगे हम क्वेश्चन देके उससे पूछ रहे हैं, तो वो सैम्पलिंग को भी इसके अंदर ही डाल देते हैं। तो जो इनकी सब हेडिंग्स में कंफ्यूजन ही रहेगा। हेडिंग्स तुम्हें सारी पता होना चाहिए, वो किस बुक को तुम फॉलो कर रहे हो, वो उसके अंदर या बाहर हेडिंग्स हो सकती हैं ऐसे करके। तो उसकी चिंता मत करना, तुमको टॉपिक क्लियर होना चाहिए उसके अंदर। तो आज हम करेंगे डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट को हम करेंगे तो इसको समझ लो, बस ये है एक तरीके से ये डेटा मैनेजमेंट। वैसे इससे ज़्यादा कहीं दिया भी नहीं हुआ। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ कि डेटा मैनेजमेंट, पहली बार तो डेटा, ये तो बात समझ में आई कि डेटा को पिछली बार हम कलेक्ट कर रहे थे और अब उसको मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट कई बार उसी के अंदर है। जैसे कि अगर तुम नेट पे सर्च करोगे तो तुमको ये ऐसा सा कुछ मिलेगा। तो अगर ऑल ओवर, मतलब अगर एक सिर्फ क्योंकि मेडिकल साइंसेज, नॉन मेडिकल साइंसेज और कोई और भी तरीके के सोशल साइंसेज, हर तरीके के रिसर्च के लिए जनरल सी बात उस पर डाली होती है नेट पे। उसमें स्पेसिफिक ऐसे नहीं होता डेटा मैनेजमेंट इन होम्योपैथी। तो इस तरीके से तुम्हें मतलब अपने को क्वेश्चन तैयार किया हुआ नहीं मिलता। पर मोटे मोटे तौर पे, क्योंकि हम भी डेटा ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका क्या मैनेजमेंट करना होगा, मोटे मोटे स्टेप्स सेम ही है। अंदर की थ्योरी अलग अलग हो जाएगी, वो बात अलग है, लेकिन हेडिंग्स वही रहने वाली हैं। तो ये जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं वो ये है कि वो प्लानिंग और डिज़ाइन, जो हम स्टडी डिज़ाइन कर रहे थे और उसके बाद हम उसमें किस तरीके का डेटा कलेक्ट करेंगे और उसकी डिज़ाइनिंग करना कि मैं ये वेरिएबल्स लूँगा, ये सवाल पूछूंगा या कुछ भी, तो उसकी वजह तो डिज़ाइनिंग जो हम कर रहे थे, परमिशंस लेना, सम करना, तो प्लानिंग और डिज़ाइनिंग पहला स्टेप है। फिर कलेक्ट जो हम कर रहे हैं और क्रिएट करना समथिंग, कि नए क्वेश्चनर भी क्रिएट कर रहे हो, कलेक्ट करने के साथ साथ कुछ और भी करना है, तो कलेक्शन इसमें है। फिर वो इसको कहते हैं एनालाइज एंड कोलैबोरेट, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना, पूछना, एनालाइज साथ में कर रहे हो, इवेल्युएट करना, इवेल्युएट करने के बाद आप चीज कि भाई जो नहीं चाहिए वो साइड में कर दो। फिर लास्ट में तुम अपने डेटा को किसी और के साथ शेयर कर रहे हो, लास्ट में उसको एसेस कर रहे हो कि उसको यूज कर रहे हो। तो ये मोटे मोटे तौर पे, और बीच में तुम उसको स्टोर करके रख रहे हो, मैनेज करके रख रहे हो, मतलब स्टोर एंड मैनेज, मतलब उसको संभाल तरीके से कहाँ रखा हुआ। तो दिस इज आर वेरी बेसिक स्टेप्स। अगर तुम ये भी लिख दो डेटा मैनेजमेंट ऐसा ऐसा होता है, और उसके बाद फिर अंदर से अपने हिसाब से ही इसको लिख के आओ, तो भी क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट होता है, मतलब चल जाएगा इस तरीके से। लेकिन जो मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है कि इसके अंदर अगर लिखने के अंदर हेडिंग्स, क्योंकि ये नेट पे ढूंढोगे तो इसके अंदर की हेडिंग्स का आगे भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है, लेकिन वो दूसरे पाथ वाले लोगों के हिसाब से है, और ये मुझे स्टेप सही लगे इसलिए मैंने रख लिया इसको। वरना हम जो आज करने वाले हैं वो ये है, मोटा मोटा यही है, पर थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ मटेरियल है, ऐसा हेडिंग्स भी थोड़ी सी अलग है। तो तुम ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मोटे तौर पे उसका एसेंस यही है कि उसका जो उसकी डेफिनेशन में तुम्हें अभी बताया मैंने, कि यही उसकी जो डेफिनेशन बताई थी कि उसके अंदर क्या क्या डाला होगा। एक सेकेंड, पहले वाले में था ना, ये रहा, कि डेटा की एंट्री, उसकी कोडिंग, उसकी सिक्योरिटी, उसका स्टोरेज, और उसका कोई भी ऐसी चीज जो उसकी क्वालिटी को बढ़ाए, ये सब कुछ मैनेजमेंट में आता है। ये तो बेसिक्स ही है, अब ये तो होगा ही होगा उसके अंदर। तो ये इस तरीके से तुम उसको समझ सकते हो। तो आज हम करेंगे कि डेफिनेशन क्या, वो तुमको बता दिया।
अब डेटा क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की डेटा की क्वालिटी को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, कुछ स्टडी से पहले किया जाएगा और कुछ ड्यूरिंग स्टडी किया जाएगा। ऐसा होगा कि भाई उसकी क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, मतलब जो हम नोट कर रहे हैं डेटा, उसमें कुछ गड़बड़ ना आ जाए, क्योंकि सारी कहानी उसने ही करके देनी है, हमें सारे रिजल्ट्स उसने करके देने हैं, तो हम वहां कोई एरर ना क्रिएट कर दें। फिर लॉगिंग एंड ट्रैकिंग डेटा कि ढंग से तुम टाइप कर रहे हो, लिख रहे हो, जो भी कर रहे हो, और उसके बाद उसको मॉनिटर कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो उसके पीछे। डेटा स्कैनिंग करना, उसका भी एक स्टेप है, वो बताऊंगी। कंस्ट्रक्ट ऑफ द डेटाबेस, फिर उसका डेटाबेस बनाना, मतलब धीरे धीरे ढेरी लग रही है उसकी, उसको बोलते हैं डेटाबेस बनाना, 1 बाय 1 एक एक पेज जुड़ रहा है। फिर द डेटा कोड बुक, अब उसको कोड में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो तुमको मैं पहले बताया था कि भाई सीधा नाम नहीं लिखा जाता पेशेंट्स का, उसमें से उसकी चीजों की बहुत कुछ फिल्टर कर दिया जाता है, मोस्टली उसका नाम फिल्टर कर देते हैं, और कोई किसी और तरीके से कोड में कन्वर्ट करना हो तो कोडिंग होती है। डेटा प्रोसेसिंग होती है कैटेगरी के अकॉर्डिंग या कोडिंग के अकॉर्डिंग, वो आगे उसमें बताएंगे। तो देयर आर समथिंग कि भाई उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए उसका एंटर कैसे हो रहा है, उसके बाद में स्क्रीनिंग कैसे हो रही है, उसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट बहुत सारा इकट्ठा कैसे हो रहा है, उसको कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस कर रहे हैं, इसका क्या वर्ड्स में क्या मतलब है आगे देखेंगे। मोस्टली इसका यही होता है। फिर क्या होता है कि समराइजिंग द डेटा इन डेटा मास्टर शीट, जो हम मास्टर शीट बना रहे हैं वो अलग तरीके की है, मतलब जो इसमें दी हुई है वो अलग है, पर मतलब वही है कि हम अपना डेटा मास्टर शीट जो बनाते हैं उसकी समरी, एक तरीके से वो एक समरी है उस पूरे डेटा की जो हमने कलेक्ट किया। तो मास्टर शीट का बनाना, या फिर मैनुअली वो तुमने मैनुअल मतलब हाथ से लिखा है किसी तरीके से, या कंप्यूटर में डाला है, कंप्यूटर से किया गया है, तो कंपाइलेशन बाय हैंड है मास्टर शीट का, या फिर कंप्यूटर में है। कंप्यूटर में है तो फिर तुमने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम चूज किया होगा, मतलब किस में कर रहे हो, गूगल शीट्स में कर रहे हो, एक्सेल में कर रहे हो, या कोई और ऐसे सॉफ्टवेयर है कहीं और कर रहे हो, तो कहाँ डाल रहे होगे, तो या तो तुम कागजों में लिख रहे हो, तो केस स्टडी लिख रहे हो, कागजों में लिख रहे हो, लेकिन उसमें से अगर कुछ निकाल के तुम अगर कोई किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज कर रहे हो तो वो अलग है। तो उसका पहले तो कंप्यूटर प्रोग्राम ढूंढो, उसमें डेटा की एंट्री कैसे करनी है, फिर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के तुम जो कर रहे हो कि वो सही तो हो रहा है, पता चले उसका आंसर ही कुछ और निकला है, तुम लिख ही कुछ और रहे हो। प्रोग्रामिंग करना मतलब उसके अंदर और प्लस माइनस कुछ करना, उसमें और कोई नए फंक्शन ऐड करना अगर उसकी जरूरत है तो, फिर कंप्यूटर से आउटपुट्स या उसके प्रिंट्स निकाल के देख लेना। लास्ट में इसका एनालिसिस, जो मैं तुमको बताया कि कई लोग इसके अंदर एनालिसिस और कलेक्शन दोनों इसके अंदर ही डालते हैं, कई बार इसके अलग करते हैं, हम इसका अलग से पढ़ेंगे, तो हम जो पर इस चैप्टर में इसी के अंदर डाला हुआ था। अब एनालिसिस करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, पर आज के लिए अपने यहाँ तक ही करने वाले हैं, ये वाला इतना सा, ठीक है। ये एनालिसिस वगैरह बाद में करेंगे इसका, तो ये भी बेसिक सी बात है। इसके अंदर इतना डेप्थ में कंप्यूटर हम क्योंकि यूज नहीं कर रहे होते, बस पता करना चाहिए कि हाँ अगर कोई ऐसी जगह पे अगर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो क्या करना होता है कंप्यूटर में। तो लगभग हम जो करते हैं प्रैक्टिकली वो इतना सा ही करते हैं, मास्टर शीट्स वगैरह तैयार करते हैं इतना सा, और ये भी थोड़ा थोड़ा करते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं करते हैं, मोटा मोटा कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक चेकलिस्ट इन्होंने और दी है, वो देखने के लिए है कि भाई जब हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे होते हैं तब उनके वो डेटा को कैसे संभाल के रखना है, ये उन्होंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। मेन डेटा मैनेजमेंट वहीं तक ही है, और उसमें से एक क्लिनिकल ट्रायल के अकॉर्डिंग इन्होंने दे दिया। इतना डेप्थ में देख सकते हैं क्योंकि हम भी क्लिनिकल ट्रायल ही कर रहे होते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ऐसा नहीं कि हम होम्योपैथी वालों को करना है, यही करना है, ऐसे ही करना है। ये जनरल सी बात मुझे कहीं से मिली इसलिए मैंने तुमको बता दिया, वरना ये मुझे किसी बुक में नहीं, बहुत बुक्स देखी मैंने और बहुत मुश्किल से ये टॉपिक मिला है। ज्यादातर लोग इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, मतलब ये जो तुमको मैंने बताया ना ये सारा कि ऑलरेडी जो पूरी बुक पढ़ रहा होगा ना उसमें से ये पॉइंट्स ऑलरेडी समझ ही रहा होगा ऑटोमेटिकली, तो वो डेटा मैनेजमेंट का चैप्टर अलग से बनाते ही नहीं है बुक में, वो पूरी कहानी पूरी बुक के अंदर छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं लिख दिया होता है और ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल होता है कि भाई ये हो गया होगा, क्योंकि जो डेटा मैनेजमेंट जो वर्ड है, मैनेजमेंट जो वर्ड है, वो फर्स्ट स्टेप से ही चल रहा है। जहां हम बोल रहे थे कि हमने रिसर्च क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया अपने दिमाग में आइडिया लाना स्टार्ट कर दिया, उस आइडिया के साथ में ही डेटा का भी साथ में आना शुरू हो जाता है, वहीं से कहानी शुरू हो जाती है दिमाग की। तो जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी का फर्स्ट स्टेप ये था कि हम अपने दिमाग में आइडिया ला रहे थे और उसके बाद कहानी शुरू हो रही थी, तो उसी के साथ में पैरेलल बायोस्टैट घुस जाती है और वहां पे डेटा वर्ड यूज होने लगता है और लगता है कि भाई डेटा कैसे क्या क्या मेरे को नोट करना होगा, कौन कौन से वेरिएबल नोट करने होंगे, और ये सब उसके साथ चल रहा होता है। तो इसलिए वो जहां रिसर्च मेथोडोलॉजी का जैसे पूरा पूरा समझाते हैं, तो ये वर्ड्स मैं तुमको उसके साथ साथ कई बार एक्सप्लेनेशन में बता दिए थे कि भाई
कोडिंग करनी होती है, भाई ऐसे नहीं करना वैसे करना। तो इस तरीके से ये जो पूरा चैप्टर है ये एक अलग से नहीं डाला जाता, हर एक चैप्टर में उसी के अंदर मिक्स करके कहानियां कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं, इसलिए इसका चैप्टर ही अलग से नहीं मिलता। मैटर ही मुझे बड़े मुश्किल से मिला ये वाला। तो ये है वर्ड उसका, डेटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट एनालिसिस हो गया। अब ये कि जो शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें बताया उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। डेटा मैनेजमेंट ये एक तरीके का सिस्टम है। पहली बात तो ये समझ लो कि डेटा कलेक्शन क्या था। डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम टूल्स पढ़ रहे थे, तरीके पढ़ रहे थे कि भाई डेटा को कलेक्ट करने के एक तरीके से हमने तरीके पढ़े हैं कि भाई क्वेश्चनर से करना है, लैब से करना है, फील्ड नोट से करना है, या कोई और टेक्निक्स थी, इंटरव्यू से करना है। तो हम वहां पे जो डेटा कलेक्शन पढ़ के आए थे, उस कलेक्शन में मेनली हम पढ़ के आए थे उनके हैंडल करने के तरीके कि कैसे कलेक्ट करते हैं, क्या क्या तरीकों से। और ये क्या है, पूरा सिस्टम है। सिस्टम का क्या मतलब होता है कि सिस्टम में सिर्फ एक टूल यूज नहीं हो रहा होता, उस टूल को यूज करने, यही टूल क्यों यूज हो रहा है और यहाँ कैसे होगा, मतलब एक तरीके से पूरे सिस्टम में बहुत बड़ी चीजों का रोल होता है। आगे पढ़े के तो समझ में आएगा कि वो पूरा सिस्टम बन रहा है। तो दिस इज नॉट जस्ट अ पोर्शन। जैसे कि कलेक्शन का अंदर सिर्फ एक क्वेश्चनर की हेडिंग डाल दी, तो जब हम पूरी स्टडी कर रहे हैं तो हमें एक क्वेश्चनर हमारे पास है, तो अगर वो पूछेगा कि ये क्वेश्चनर किस चीज के लिए यूज होता है, तो हम ये कहते हैं ये डेटा कलेक्शन के लिए यूज होता है। ये जो वेइंग मशीन है ये किस चीज के लिए यूज होती है, तो हम कहते हैं कि डेटा कलेक्शन के लिए यूज होती है। लेकिन ऐसा क्या हम बोलें कि ये डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहा है, ये वर्ड अगर डालें तो समझने के पर्पज से बोल रहे हैं, मतलब जस्ट थ्योरेटिकल वाली बात नहीं बोल रही, प्रैक्टिकली बात बोल रही हूँ कि तुम क्या होगे कि डेटा मैनेजमेंट कैसे हो रही है। तो जो तुमको मैंने ये पॉइंट्स बताए थे, ये तुम्हारे दिमाग में ये क्लैरिटी लाएगा कि भाई मैनेजमेंट का मतलब ये है कि शुरू से कि मैं प्लान भी कर रही थी, मैं कलेक्ट भी कर रही थी, मैं एनालिसिस भी कर रही थी, मैं उसको संभाल के भी रख रही थी, ये सब कुछ उसकी मैनेजमेंट में आएगा। तो मैनेजमेंट शुरू से लेकर अंत तक जो भी किया उस डेटा के साथ में, वो उसकी मैनेजमेंट में आएगा। लेकिन थोड़ा सा ये था कि प्रेजेंटेशन, वो इसकी मैनेजमेंट में कई बार डला, कई एरिया में देखा है कि भाई जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो भी कई लोगों ने इसमें मैनेजमेंट में डाल दी। लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं कि प्रेजेंटेशन को मत डालो, क्योंकि प्रेजेंटेशन एनालिसिस के बाद में एक अलग एरिया है, मतलब इसकी यहाँ से सब ब्रांच है, एक तरीके से साइड से निकाल दो एक तरीके से। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी रखनी है अपने दिमाग में कि भाई ये हेडिंग्स मिक्स नहीं हो जाए, एक दूसरे में घुस ना जाए कि भाई अच्छा डेटा मैनेजमेंट क्या था, यही चीज क्लियर ना हो, प्रैक्टिकली दिमाग में क्लियर ना हो रही हो बस इसके अंदर। फिर उस कहानी का, उस टॉपिक्स का उसका कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल अपने दिमाग में क्लियर हो रही है कि ये हो रहा है। ठीक है, तो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम हैज टू बी सेट अप बिफोर द स्टडी डिजाइन। दिस इंक्लूड डिजाइनिंग द फॉर्म्स फॉर रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट्स, चूजिंग द सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एडिटिंग, डमी टेबुलेशन। डमी टेबुलेशन का मतलब जब तुमने सोच ही लिया कि मैं इस क्वेश्चनर के अकॉर्डिंग काम करने वाली हूँ, तो उस क्वेश्चन के तुम पायलट स्टडी करते हो और फिर उस पर मतलब या ऑलरेडी कोई डेटा अवेलेबल होता है, और उसके बाद तुम उसका टेस्ट करके देखते हो कि भाई ये काम भी करेगा जो मैं क्वेश्चनर लेके बैठी हूँ, या ये इंस्ट्रूमेंट लेके बैठी हूँ, या कोई डेटा को एनालिसिस करने का मेथड लेके बैठी हूँ। आगे एनालिसिस करने के मेथड आएंगे कि कैसे एनालिसिस करते हैं, टेस्ट कैसे लगाते हैं दो चीजों में। तो कुछ भी होगा तो तुम एक डमी टेबुलेशन, एक डमी आर्टिफिशियल डेटा सा इकट्ठा करके उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके देखते हो, और देखते हो कि हाँ ये मेथड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये समथिंग इतना ही समझ लो बस उसके अंदर। तो डमी मतलब फॉल्स उसके अंदर। तो उसके बाद है डेटा रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन दैट विल अल्टीमेटली अलाउ इन्वेस्टिगेटर टू डिस्क्राइब फिनोमेना, प्रिडिक्ट इवेंट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई डिफरेंस बिटवीन कंडीशन। क्या क्या होगा, मतलब हम ये कर क्यों रहे हैं, डेटा क्या कर रहा होगा कि अगर हम ढंग से डेटा संभाल लेते हैं तो हम पहले तो समझ में आएगा कि मेरी स्टडी ने किया क्या, फिर उससे आगे प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई इससे हो क्या सकता है, आइडेंटिफाई कि भाई ये वेरिएबल था, मतलब उसका भार था, उसका टेम्परेचर था, उसका जेंडर क्या था, या मतलब उसमें उसकी लेवल में एचबी में किसी चीज में क्या चेंज आया था, मतलब कुछ समझ में आ रहा था उसके बारे में। फिर 2 एचबी के बीच में क्या फर्क आ रहा है, डिफरेंसेस पता चलते हैं ऐसे करके। तो बहुत कुछ इंटरवेंशन की इफेक्टिवनेस सब कुछ इसी से पता चल रहा है, क्योंकि डेटा ही हमको सब कुछ दे रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो डेटा शुड बी ट्रीटेड विद द
utmost respect and care. In addition to ensuring the confidentiality, the security of personal data is to be planned. ये बताया कि भाई डेटा को जो मैं बताया इसका नेम डिलीट कर दो, इसका कोड में कन्वर्ट कर दो. द रिसर्चर शुड केयरफुली प्लान हाउ द डेटा विल बी लॉग्ड, एंटर्ड, ट्रांसफॉर्म एंड ऑर्गेनाइज्ड. इतना डेप्थ में मतलब मोटे मोटे वर्ड्स में याद रखो कि भाई हमको याद रखना, हम जो केस अपना केस टेकिंग ले रहे हैं कि भाई वो कैसे कागज पे लिखूंगी या कहीं और एंटर होएगी ढंग से, और फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसको कोडिंग में कन्वर्ट करना है या किसी तरीके से उसको मास्क करना है ताकि वो उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो. ऑर्गेनाइज कैसे कैसे रखना है, सब कुछ बड़ा ही ध्यान से रखना पड़ेगा, उसकी एफिशिएंटली रखना होगा. और उसका स्टैटिकल एनालिसिस जब हम लास्ट में इसका एनालिसिस करेंगे उसके लिए वो डेटा सही अवेलेबल होना चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. तो दिस इज वेरी बेसिक इंट्रो की बात कर रहे हैं तुम उसको, ये बेसिक सा इंट्रो है. फिर जो मैंने बताया कि उसकी क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, ये हम शुरू में भी डिसाइड करेंगे और ड्यूरिंग भी डिसाइड करेंगे. कैसे करेंगे कि एक तो पैरानोमिस के मतलब उसका कि भाई स्टेप्स दैट प्रोसीड द, पहले स्टडी से पहले कि दिमाग में ये होना चाहिए कि बड़ा कंजूस होके कि दिमाग में कि भाई मैंने सिर्फ यही वेरिएबल्स इकट्ठे करने हैं. मतलब अगर मैं एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर पूछ रही हूँ तो मुझे अगर मैं उसकी काउंट कर रही हूँ कि उसको पहले कितनी छींकें आती थी और अब कितनी छींकें आती हैं, अगर मैं यही काउंट करने लग जाऊं कि ये तो सुबह उठ के पहले 50 छींकें मारता था, अब 20 छींकें मारता है, अब ये 5 छींकें मारता है, तो मैं उसको नंबरों में कन्वर्ट कर दूं कि भाई ये नंबरों में हो गया. मतलब ये एक वे नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई तुम कुछ तुमको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि तुम नोट क्या करने वाले हो उसके अंदर. ठीक है, तो वो और स्पेसिफिकली वो ही नोट करते जाओगे और आगे फैलना नहीं है. तो तुम स्टडी करते करते और चीजें पूछने लग जाओगे साथ में, तो प्रिसाइज उसी पे रहना है. अप्रोप्रिएट कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो भी होगा, प्रोग्राम द डेटाबेस टू फ्लैग मिसिंग आउट द रेंज वैल्यूज. हाँ, मतलब उसमें अपना जब अपने परफॉर्मा बनाते हैं और जो हम स्केल तय कर रहे हैं या वेइंग स्केल जो हमारा इंस्ट्रूमेंट को तय कर रहे हैं, तो हम अपने उसमें देखना है या हम नंबर ऑफ केसेस मतलब एक रेंज तैयार करेंगे कि मेरा रेंज, मैंने 60 केसेस थे तो 60 ही थे, और उसमें से कोई मिस हो रहा है तो मिस क्या करने वाली चीज मतलब उसमें नोट करके रखना है. तो ये चीजें उसमें कोई आउट ऑफ द रेंज तो नहीं जा रहा, जो मेरा डेटा है वो वेरिएबल्स के तौर पे कि भाई पूछना ये था, मैं पूछ कुछ और तो नहीं रही. मतलब इस तरीके से मॉनिटरिंग है हर चीज की कि जो मैं नोट करना चाहती थी वो तो है, वो सही मात्रा में तो है, वही मात्रा मतलब उसकी जो मैं वेइंग स्केल से उसमें नोट कर रही हूँ पता चले कि वो वेइंग स्केल में कोई गड़बड़ हो रही है, तो आउट ऑफ द रेंज वैल्यूज नहीं जानी चाहिए, आउट ऑफ कुछ मिस नहीं होना चाहिए ऐसे करके. तो वो उसके लिए अगर कोई सिस्टम तैयार हो सकता है, जैसे कि तुमने एक बंदा रख लिया कि भाई ये वेइंग स्केल हर बार तेरे सामने तोला जाएगा, आप हर जगह तुम खुद नहीं जा सकते हो करने का. अगर तुम अपने क्लिनिक में सारा डेटा तुम खुद इकट्ठा कर रहे हो तो तुम्हारे पे है कि तुम ये कागज भी खुद लिख रहे हो, उसकी मेजरमेंट भी, हाइट वेट की, टेम्परेचर की भी खुद कर रहे हो, उसका वेट इसका मशीन का भी तोल रहे हो. अगर तुम कुछ और उसकी लैब की इंफॉर्मेशन है लेबोरेटरी की वो भी तुम रख रहे हो, और उसके बाद में तुम उसके कागज पत्र खुद संभाल के रख रहे हो, उसकी कोई फोटो कॉपी करके निकल रहे हो, तो मतलब सब कुछ तुम ही कर रहे हो. और मे भी तुम कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि भाई इतना कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसमें मैं कोई डेटा मिस कर सकती हूँ, पेशेंट से रिपोर्ट लेनी रह जाएगी आगे पीछे की. तो इस तरीके से तुम कोई ना कोई कुछ मिस ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए तुम सिस्टम तैयार करो, एक प्रोग्राम तैयार करो. एक प्रोग्राम मतलब कि भाई 4 बंदे इकट्ठे कर लिए, उनको काम अलॉट कर दिया, तो ये भी एक तरीके का प्रोग्राम है कि भाई मैंने ऐसे करके यही करना है और हर बार यही करेंगे, एंड ऑफ द स्टडी तक मेरे साथ रहेंगे, ऐसे तो ये टीम तैयार होगी. दैट इज ऑल्सो ए प्रोग्राम. और कंप्यूटर में प्रोग्राम तो बात अलग. प्लान एनालिसिस एंड टेस्ट विद डमी टेबल से तुम्हें बता दिया कि एनालिसिस करेंगे और ऑलरेडी इसको चेक करेंगे कि हम जो करने वाले हैं वो सही तो नहीं करने, उसका रिजल्ट सही आ रहा है. डिजाइन फॉर्म्स दैट आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कोहेरेंट, क्लियरली फॉर्मेटेड, प्री टेस्टेड एंड वैलिडेटेड. तो जो भी हम क्वेश्चनर वगैरह या फॉर्म्स या कुछ भी तैयार करेंगे वो इतने इजी होने चाहिए और वैलिड तो होने ही चाहिए. ये तो उससे पहले का काम. बाद का ड्यूरिंग मतलब उसकी स्टडी का कि वही कि चेक करते रहो, भाई कोई एरर तो नहीं आ रहा और कोई डेटा मिस तो नहीं हो रहा. नाम, नो एरर्स इन आईडी, नेम, डेट, ये तो मिस ही नहीं होनी चाहिए. हम बाद में उस नेम को कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं वो बात अलग है, या आईडी को, ये तो अगर गड़बड़ होगी तो कहानी गई उसकी. नो मिसिंग एंट्रीज और फॉल्टी स्किप पैटर्न्स. तुम मतलब लिख रहे थे, अब हम उसमें लिखते हैं ना जो हम केसेस भर रहे होते हैं,
तो केस प्रोफाइल के अंदर जो हमारा केस टेकिंग परफॉर्मा होता है उसमें तो कम से कम 20 चीजें पूछी हुई हैं, और हर बार हम 20 चीजें पूछते हैं अपने केस से, क्या क्या छोड़ दिया उसके अंदर। तो अगर हमारी स्टडी की रिक्वायरमेंट है कि 20 की 20 चीजें पूछी जानी चाहिए, 20 में से 18 पूछी जानी चाहिए, 20 में से 10 पूछी जानी चाहिए, 6 पूछी जानी है, तो 6 हर किसी चीज में पूछी जानी चाहिए। 6 वही की वही 6, ये वाली 6 फिर नीचे वाली 6 इधर वाली 6 नहीं होनी चाहिए ऐसे वाली कि 18 में से कभी ये पूछ ली, कभी वो पूछ ली, कभी वो पूछ ली, नहीं। तो इस तरीके से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए उसके अंदर, जो इन्फॉर्मेशन है वो गई नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं। लेजिबल एंट्रीज कि भाई सच में उसका कोई मतलब है, और बड़े ही ध्यान से वो नोट करके रखी हुई है उसके अंदर। और इसको क्या बोलते हैं, इसका वर्ड क्या होता है, एक हिंदी वाला अजीब सा वर्ड है उसका, एक सेकेंड, हाँ मतलब उसको पढ़ने योग्य हो, हाँ मतलब इसे कॉम्प्रिहेंड करने लायक हो, उसको बोलते हैं। उसकी भाई जो तुम गलत तो है नहीं, हैंड राइटिंग की बड़ी बात की गई है उसके अंदर कि भाई, और तुम टाइप कर रहे हो कुछ ऐसा ही गड़गड़, हमारी राइटिंग डॉक्टरों वाली है तो हम डॉक्टरों वाली राइटिंग में कुछ लिख दें उसके अंदर, तो अंडरस्टैंडेबल हो और क्लियरली कोई और भी पढ़े तो उसको समझ में आए, बेसिकली बात ये है। तो वैल्यूज ऑफ की वेरिएबल्स आर कंसिस्टेंट एंड विद परमिसिबल रेंज, वो तो पहले बनता है कि भाई जो हम नोट करने वाले हैं वेरिएबल्स बारी बारी वही पूछी जानी चाहिए और उस रेंज के अंदर ही पूछी जानी चाहिए उसके अंदर जो सवाल है। फिर है लॉगिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ डेटा। सिंपल सा अगर इसको फटाफट बताऊं तो एनी स्टडी दैट इन्वॉल्व्स डेटा कलेक्शन विल रिक्वायर सम प्रोसीजर टू लॉग द इंफॉर्मेशन एज इट कम्स इन द एंड ट्रैक इट अंटिल इट इज रेडी टू बी एनालाइज्ड। बस एंट्री करने वाला। रिसर्च डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नंबर ऑफ सोर्सेज जैसे पर्सनल रिकॉर्ड्स, पार्टिसिपेंट इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट मेजर्स। विदाउट अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर डेटा कैन इजिली बी डिसऑर्गेनाइज एंड अनइंटरप्रेटेबल हो जाएगा, अल्टीमेटली अनयूजेबल हो जाएगा। कंप्यूटर डेटाबेस वगैरह जो भी तुम यूज कर रहे हो वो भी ध्यान रखना चाहिए। तो किस चीज में लॉक कर रहे हो और बाद में उसको ट्रैक करो, उसके अंदर मुद्दे की बात यही है। फिर है डेटा स्क्रीनिंग। डेटा स्क्रीनिंग बोला है इमीडिएटली फॉलोइंग डेटा कलेक्शन बट prior to data entry the researcher should carefully screen all data for accuracy। मतलब जैसे डेटा कलेक्ट किया लेकिन अभी एंटर नहीं किया, जहां भी एंटर करना था, तुम कलेक्ट कर रहे हो मतलब हम सवाल पूछ रहे हैं, पेशेंट से सवाल पूछ रहे हैं लेकिन हमने भी लिखना शुरू नहीं किया, तो सवाल पूछने और लिखने के बीच का जो प्रोसेस है उस पॉइंट के ऊपर तुमको दोबारा से कलेक्ट करना कि भाई सही तो सुना ना मैंने, जो मैं लिख दूंगी तो उसके बाद तो वो परम सत्य हो जाना है, तो उसके बाद उसलिए कहीं टाइप कर दूंगी तो उसके बाद वो चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज नहीं होगा मतलब तुम्हें खुद ही याद नहीं होगा कि उसमें कुछ गलत टाइप हो गया। तो जो बीच का टाइम है वो होता है स्क्रीनिंग, मतलब उसके अंदर कि भाई सही तो है ना ये वाला। The promptness of these procedure is very important because research staff may still be able to recontact study participant to address any omissions, error or inaccuracies। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर कुछ पता चल गया कि गड़बड़ है, मे बी कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, मे बी कोई इंटरप्रिटेशन गलत हो गई है, कुछ भी, तो इसी पॉइंट पे हमारा पेशेंट सामने बैठा है, मे बी वो चला गया घर पे, हमने कोई चीज एंटर कर ली, साथ के साथ उसी के बाद में दोबारा चेक कर लिया, अगर कुछ मिस हो गया तो वहीं की वहीं वो हमारे को इन्फॉर्मेशन दोबारा मिल सकती है उसी वर्जन में, ऐसे करके। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे केस में हम ही कर रहे हैं, पर जितनी लार्जर स्टडीज होती जाती हैं उसके अंदर अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं। केस टेकिंग कोई अलग कर रहा होता है, रिपोर्ट्स कोई अलग स्कैन कर रहा होता है, वेइंग मशीन पे कोई अलग होता है, और लेबोरेटरी के तो लेबोरेटरी वाला तो है ही अलग हो गया, ठीक है। तो एनालिसिस किसी और ने करना है, और बाकी चीजों की भाई पेशेंट्स को कांटेक्ट कर करके दोबारा अपने टाइम पे बुलाना कि भाई तुम्हारा फॉलोअप का टाइम हो गया है, रिसेप्शन वाला एक तरीके से काम, उसको मेडिसिन टाइम पे भेजी जाए, मतलब इस तरीके से सोचो कि बहुत ज्यादा काम होता है। जब तो हमारे पास तो 60 ही केसेस हैं, अगर मान लिया कि 1000 केस हो, 5000 केस हो, तो सोचो क्या कर लोगे, इतना काम होगा, तो तुम बांटोगे, और टाइम हमारे पास उतना ही है 18 महीने, तो फिर क्या करोगे इसके अंदर। तो इसलिए ये स्टेप्स हमारे लिए बहुत इजी लगते हैं, यार इतना कुछ बताने की क्या जरूरत है, भाई इसको कंसिडर करो ऑन अ लार्जर स्केल। अभी तो हमारे पास 60 ही लोग दे दिया, उसमें भी इतना पंगा हो रहा है उसके अंदर, इतना उसमें ही पेपर वर्क बहुत हो जाता है इसको करने का ढंग से।
तो ये है उसकी स्कैनिंग। इतना डेप्थ में नहीं, बस इतना मोटा मोटा पढ़ लो कि स्कैनिंग इसकी स्क्रीनिंग, सॉरी। तो मैन्युअली भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी करते हैं, मतलब हम खुद ही चेक कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिकली कोई डेटा टाइप कर दिया तो उसमें भी हम चेक करते रहते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो क्या होगा उसके ना, जनरली द रिसर्चर शुड प्लान टू स्क्रीन द डेटा टू मेक सर्टन दैट रिस्पॉन्सेज आर लीजिबल, कि समझ में तो आ रहे हैं, अंडरस्टैंडेबल, विद इन एक्सेप्टेबल रेंज, रिस्पॉन्सेज आर कंप्लीट एंड ऑल ऑफ द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हैव बीन इंक्लूडेड। ये इसी का मतलब है, स्क्रीनिंग करने का यही मतलब है कि तुम यही चीजें देख रहे होते कि भाई गड़बड़ तो नहीं होगी कहीं की इन किसी पॉइंट्स पे। अब कंस्ट्रक्टिंग द डेटाबेस, क्या वर्ड है उसका मतलब, वंस डेटा आर स्क्रीन्ड एंड ऑल करेक्शंस मेड, द डेटा शुड बी एंटर्ड इनटू ए वेल स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। व्हेन प्लानिंग, जिसे हम कहें हमारी केस फाइल्स, हमारे केस रजिस्टर्स, वो भी एक डेटाबेस हो गया। अगर कंप्यूटर में डाल रहे हो तो वो वहां एंटर हो रहा है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर, कि भाई ऊपर नेम एक फॉर्मेट तैयार हो रहा है उसका, उस फॉर्मेट में वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डलेगी उसके अंदर। तो वो टाइप कर रहे हो, भले तुम हाथ से लिख रहे हो, तो उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हो जाएगी। ऐसे नहीं तो किसी के अंदर नेम, एज, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ऐसे ये 5 स्टेप्स ऐसे ही लिखे जा रहे, तो हर बार ये 5 स्टेप ऐसे ही लिखे जाएंगे। किसी में नेम, एज, एड्रेस और जेंडर ऊपर नहीं आ सकता अगले केस के अंदर, तो ऐसे ही लिखना है उसकी हर बार। तो लिखने में भी उसका फ्लो चलेगा, अगर टाइप में तो है ही, तो टाइप में तो वो एक स्ट्रक्चर बन ही जाता है। तो स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड होता है डेटाबेस। व्हेन प्लानिंग अ स्टडी, क्यों? क्योंकि कल को यही चीज हेल्प करेगी। उसके बाद सीधा सब कुछ लाइन वाइज एक दूसरे के सामने पड़ा हुआ है, तुमको बस लास्ट में कंपेयर करके इसका रिजल्ट देना है। अगर तुमने यहीं पे ही ऊपर नीचे कर दिया तो बाद में तुमको तो सेटिंग करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है इसके अंदर। और आधे ज्यादा गलतियां यही होती हैं, सेटिंग ऊपर नीचे हो जाती है, कोई चीज मिस हो जाती है, पेशेंट आया नहीं, फॉलोअप पे ढंग से हुआ नहीं, ये सारा डेटा कलेक्शन में गलती हो जाती है। और स्क्रीनिंग ढंग से तुमने करी नहीं, मैनेज तुमसे ढंग से हुआ नहीं, और सारी कहानी खत्म जो इतनी मेहनत करी। When planning a study, the researcher should carefully consider the structure of the database and how it will be used. In many cases, it may be helpful to think backward and to bring the anticipatory how the data will be analyzed. इसका मतलब बोला कि भाई कि मैं इसको करूंगा, कि मैनेज कैसे करूंगा, ऐसे कि बाद में एनालाइज करने के लिए अब ये सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद में उसको एनालिसिस करने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, उसमें कोई चीज मिस तो नहीं हो जाएगी एक तरीके से। This will help the researcher to figure out exactly which variable need to be entered, how they should be ordered and how they should be formatted, ऐसे करके। तो सिंपल सी बात कि भाई उसको एक डेटाबेस तैयार होगा एक फॉर्मेटिक वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर, बस इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। आगे है डेटा कोड बुक, कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। In addition to developing a well-structured database, researchers should take the time to develop a data code book. A data code book is written or computerized list that provides a clear and comprehensive description of the variables that will be included in the database. Simple भाषा में बताऊं तो वेरिएबल जो हम बोल रहे हैं उसका नेम, उसका वेरिएबल का कोई डिस्क्रिप्शन, वो डॉक्टर है उसका हम बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसका ऑक्यूपेशन भी हो सकता है, या उसके बारे में किसी तरीके से कि ये पेशेंट ने ये काम करता था, ये यहाँ रहता है, मतलब इस तरीके से उसका जो डिस्क्रिप्टिव उसका फॉर्म है उसका भी अगर कुछ है एक तरीके से, तो मतलब कहीं किसी स्टडी में बताना ना हो। मे बी अगर ऐसी कोई स्टडी हो जिसमें कि ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये पर्सन का रिलीजन क्या है, या ये नहीं पता लगना चाहिए कि ये पर्सन रहता कहाँ है, अगर ये उसमें ये इंफॉर्मेशन रिलीज होती है तो उस स्टडी के अंदर बायस क्रिएट हो जाए ऐसे करके। तो वहां पे भी हो सकता है उसकी कोडिंग में कन्वर्ट करना हो, कुछ चीज छुपानी पड़े ताकि वो उसका आंसर सही निकले एक तरीके से, ठीक है। तो वेरिएबल फॉर्मेट्स, मतलब फॉर्मेट्स भी देखने होते हैं, जैसे कि नंबर में लिख रहे हो डेटा को या टेक्स्ट में लिख रहे हो, उसके अंदर नंबर मतलब 1 2 3 में लिख रहे हो या टेक्स्ट में लिख रहे हो, एबीसीडी में लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो उसके अंदर उसकी कोडिंग करनी होती है। जैसे कि हम बोलेंगे कि मेल और फीमेल जो हम लिखते हैं तो मेल को एम लिख देते हैं, फीमेल को एफ लिख देते हैं ऐसे करके, और उसके बाद में मतलब और क्या लिखते हैं, और किसकी कोडिंग डालते हैं, टेक्स्ट में तो ये हो गया, नंबर में हाँ, जैसे कि वो किसी चीज का जो हम आगे वो बनाएंगे स्केल बनाएंगे या वो बनाएंगे वेरिएबल्स के लिए क्लास बनाते हैं, आगे इसका एग्जांपल आएगा, तो उसके अंदर हम वो नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि 1 2 3 4 5 तक 5 स्टार जो हम दे रहे होते हैं स्केलिंग के अंदर,
तो वो भी एक तरीके की कोड है कि भाई फर्स्ट स्टार वाला हुआ उसका मतलब उसका एंगर इतना है, और 5 स्टार वाला है तो उसका एंगर इतना है। तो मे बी मतलब वो उसका एग्जाम्पल है कि भाई वो जो हम कोडिंग कर रहे हैं वो कोड है एक तरीके से उसका, कि भाई वेरी गुड, या कहते कि गुड से बैड का एक क्रिएशन बना दिया उसके बीच का, तो उसको नंबरिंग दे दी एक तरीके से वो है। तो इंस्ट्रूमेंट्स या मेथड ऑफ कलेक्शन में भी इसको भी कर सकते हैं, उसको भी करते हैं। डेटा कलेक्टेड क्या है उसका, रिस्पोंडेंट और ग्रुप, वेरिएबल, लोकेशन, ये बता दिया, डेटाबेस या नोट्स, अलग भी कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका क्या है कि कैसे एनालाइज होगा कई चीजों को डेटाबेस में इन जरूरी नहीं सबको बदलना है, इनमें से किसी एक चीज को भी बदलना पड़ सकता है। तो एट अ बेयर मिनिमम द डेटा कोड बुक शुड कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ ईच वेरिएबल, इसके अंदर कि ये सब कुछ तो उसके अंदर होना चाहिए, और उसका कोड वर्ड में अगर डालना है तो डाल सके उसके अंदर, ऐसे करके। और इसको और समझना है तो ढंग से इस दोबारा पढ़ लेते हैं अपने। इन एडिशन टू डेवलप अ वेल स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, रिसर्चर शुड टेक द टाइम टू डेवलप अ डेटा कोड बुक. A data code book is a written or computerized list that provides a clear and comprehensive description of the variables that will be included in the database. The detailed code book is essential when the researcher begin to analyze the data. Moreover, it serves as a permanent database guide so that the researcher, when attempting to reanalyze certain data, will not be stuck trying to remember what certain variable name mean or what data were used in a certain analysis. Ultimately, the lack of well-defined data codebook may render a database uninterpretable and useless. मतलब ये सारे तरीके थे, और उसका वेरिएबल का नेम कि भाई मैं 001 से शुरू किया था, 002 03, मतलब एक तरीके से तुम स्टार्टिंग में इंडेक्स बना के रख देते हो कि भाई मैं नेम के लिए ये कोड यूज करने वाला था, और जैसे जेंडर के लिए मेल फीमेल के लिए ये कोड यूज करने वाला है, अगर इंस्ट्रूमेंट ये वाला इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, जैसे तुम कोड वर्ड में कर देते हो ना, पूरा नाम भी नहीं लिखते हो किसी चीज का, तो जैसे हम एब्रेविएशंस यूज करने लग जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से उसकी कोडिंग हो गई उसके अंदर। तो एब्रेविएशन तो है ही उसका ऑलरेडी यूनिवर्सल है, अगर उसको हम कहीं और छुपा दें कि मान लिया कि भाई हमको रिवील ही नहीं करना कि हमने सल्फर दी थी या सिलिशिया दी थी, तो हमने उसको कोड में कन्वर्ट कर दिया कि भाई दोनों मेडिसिन के नाम कुछ और ही लिख दिया, मेडिसिन एक्स और मेडिसिन वाई ऐसे करके। तो वो डिफाइन करके पहले तुम कहीं कर लिख के रखोगे ना कि एक्स को मैंने ये बोला है और वाई को कहीं ऐसे बोला है, तो इस तरीके से तुमने उसकी तैयारी करके रख ली पहले, और हर चीज का कि किसी भी चीज का, उसका इंस्ट्रूमेंट का, उसकी फॉर्मेट का, किसी भी तरीके का, उसकी लोकेशन समथिंग, तो वो तुम पहले तैयार करके रख देते हो कि भाई ये कोडिंग है। कोडिंग के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन हिडन हो जाएगी, हर बार जब भी यूज होगा तो यही कोड वर्ड यूज होगा, रियल इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं जाएगी उसके अंदर। ये होती है उसकी कोडिंग की बुक, इसे इसका नाम रखा डेटा कोड बुक। एक पेज ही है समझ ले, हमारे लिए तो एक पेज ही होगा जिसमें हमने सब कुछ लिख दिया ऐसे करके। फिर आ गया डेटा प्रोसेसिंग। तो क्वांटिटेटिव डेटा को अगर प्रोसेस करना है या दूसरे को भी, तो कैटेगराइज को कैसे करते हैं इसके अंदर। डेटा कैन बी प्रोसेस्ड मैनुअली यूजिंग डेटा मास्टर शीट्स और मैनुअल कंपाइलेशन ऑफ द क्वेश्चनर्स। सारा सामान इकट्ठा करो जो तुम्हारे पास आया है, ढेर लगाओ, और बाय कंप्यूटर यूजिंग ए माइक्रो कंप्यूटर और एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, self written programs for data analysis. It involves categorizing the data. इसमें क्या करना है, कैटेगरी में कन्वर्ट करो, कोड में तो है गया, समरी ऑफ द डेटा इन डेटा मास्टर शीट्स, मैनुअली कंपाइलेशन विदाउट मास्टर शीट्स, और डेटा एंट्री एंड वेरिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर। सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो इसका आगे ऐसे करते हैं कि ये देखो आगे आएगा, ये एक चार्ट तैयार किया जिसमें नंबर लिखा यहाँ पे, जेंडर लिखा ये कोड वर्ड में, इसके आगे ये एज और ये यहाँ लिखा गया, इसके अंदर Q1 Q2 Q3 इसको नाम दे दिया ऊपर से उन्होंने, कोड वर्ड में डाल रखे हैं इसके ऐसे करके। बाकी ईयर्स में डाली गई है, या कैटेगरी क्या थी इसके अंदर कि कितने लोग थे, शायद काउंट है वो यहाँ लिखा हुआ है, और ईयर्स में कितना, फिर ये दोबारा कितने लोग थे, ईयर्स में कितना, ये कितने लोग थे। तो ये एक लिखा हुआ है कि कोई नंबर 1 2 3 जो पर्सन है उसका जेंडर ये था, उसकी एज ईयर्स में ये है, उसके लोग कितने लोग थे, एक ही लोग है शायद वो, फिर उसकी नंबर ऑफ सिगरेट्स कितना वो लेता था, कितने सालों तक लेता रहा मे बी, और फिर उसकी कैटेगरी में क्या था। तो इस तरीके से एक कोडिंग में कन्वर्ट किया जाता है इसकी हेडिंग्स को भी, और उसके बाद इसकी कैटेगरी तैयार करी है जहाँ पे जैसे एज की, तो एज में क्या 15 से 24 एक ही है,
ऐसे करके। तो इसने यहाँ पे कैटेगरीज इसकी तैयार की है। नंबर ऑफ सिगरेट्स कितनी है, 10 से ज्यादा कितने लोग ले रहे हैं, 2 लोग ले रहे हैं शायद, ऐसे करके। कम, हाँ 10 से 19 के बीच में कितने हैं, 2 लोग, ऐसे करके। तो इन्होंने नंबर ऑफ सिगरेट्स ये बना दी। तो नंबर ऑफ ऑनसेट्स कितने हैं कि भाई एज किस ऑनसेट, किस एज पे उन्होंने स्टार्ट किया था, 12 की एज में स्टार्ट किया, उससे पहले स्टार्ट किया। तो ये एक तरीके से उन्होंने पहले बनाया। तो शुरू में स्टार्ट में उन्होंने ऐसे एक ग्राफ बनाना शुरू किया था उसके अंदर। अगर इसको दूसरी फॉर्म में बोलेंगे, एक ये भी दे रखा है कि देखो कि भाई दूसरा तरीका, एक तो ये मोटा मोटा इसका लिखने का तरीका, मतलब इसमें तो जेंडर भी लिखा जा रहा है, एज भी लिखी जा रही है, उसके फ्रीक्वेंसी भी लिखी जा रही है एक तरीके से, और यहाँ टोटलिंग भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टिक मार्क्स लग रहे हैं, हाँ या ना, समथिंग ना, ऐसे करके। तो ये भी एक तरीका है। इसमें है क्या कि कोई एजुकेशन थी और एजुकेशन के साथ ऑक्यूपेशन। एजुकेशन के अंदर क्या किया था, कोई एजुकेशन है, नन। हायर लेवल ऑफ एजुकेशन है, कितने इयर्स की। टाइप ये PSSS, ये देखो ये कोडिंग है। PSSS क्या है, ये वाली जो है, प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल, ऑक्यूपेशनल, ये करके ये सारी एक तरीके से कोड करके यहाँ लिख दिया गया, ऐसे करके। स्टिल इन द स्कूल, यस और नो, ऐसे करके ये लिख दिया। तो राइट, तो एक तरीके से ये भी टेबल बना, लेकिन इस टेबल में राइट, रॉन्ग और ना ऐसे करके लिखा जा रहा है, और यहाँ पे इसकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इसका नंबर लिखा गया है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, ऑक्यूपेशन इनकम, इसने क्या 0, नो सोर्स ऑफ इनकम 1, इरेगुलर इनकम फ्रॉम द प्रिटी डेट। मतलब ये क्यों लिखा गया, क्योंकि शायद इस हेडिंग्स के अंदर इतना सारा कुछ लिखना मुश्किल था। तो उसने क्या कर दिया कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ लिख दिया, और उसका मतलब साइड में समझा दिया। तो कोडिंग से एक तो हाइडिंग में हेल्प मिलती है, और एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इजी हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं डेटा को प्रोसेस करना। तो प्रोसेसिंग में क्या कर रहे हैं, मास्टर जो शीट्स वगैरह हैं या उनकी कंपाइलेशन है कि वो कर रहे हैं, और उसको इस लायक बना रहे हैं कि वो एनालिसिस में हेल्प हो जाए, कैटेगरी में कन्वर्ट करके, कोडिंग में करके, ऐसे करके। तो जैसे कैटेगरी वेरिएबल एंड न्यूमेरिकल वेरिएबल आर टू बी कैटेगराइज सेपरेटली, कि कैटेगरी वाले अलग और न्यूमेरिकल वाले अलग। मतलब कैटेगरी वाले, मतलब जैसे कि ये बोला ये कैटेगरी है, मतलब मेल और फीमेल ये कैटेगरी है, ठीक है, और न्यूमेरिकल वाले अलग, नंबर वाले अलग आ गए, ठीक है। और अदरवाइज इफ इट कम्स टू नोटिस ड्यूरिंग डेटा एनालिसिस दैट द कैटेगरीज हैज बीन रॉन्गली चूजन, वन कैन नॉट रिक्लासिफाई द डेटा एनीमोर। बाद में गड़बड़ हो जाएगी। कोडिंग, इफ द डेटा आर टू बी एंटर्ड इन अ कंप्यूटर for subsequent processing analysis, it is essential to develop a coding system for computer analysis. The category of the variable can be coded with a letter of, for example, yes के लिए y यूज कर लिया या 1 यूज कर दिया, no के लिए n यूज कर लिया या 2 यूज कर लिया, no रिस्पॉन्स या अननोन रिस्पॉन्स के लिए u लिख दिया या 9 लिख दिया। दिस इज समथिंग कोडिंग। बस वो ये कि किसी चीज को कैसे भी कोड कर दो उसके अंदर बाद में समझने के लिए। अभी तक का समझ है, उसको दोबारा में बता दूं क्या क्या पढ़ के हम आए इसके अंदर। कि हमने पढ़ा कि भाई जनरल एक सिस्टम क्या था, सिस्टम के बाद में उसको उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए पहले क्या करना चाहिए, बाद में और ड्यूरिंग क्या करना चाहिए। फिर उसमें एंट्री कर रहे हो और उसके बाद उसकी ट्रैकिंग कर रहे हो, साथ में स्क्रीनिंग कर रहे हो, मतलब जो तुमने लिख लिया और पूछ लिया और लिखने वाले हो उससे पहले का टाइम कि सही तो किया है ना, और कुछ गड़बड़ होगी, कुछ रह गया तो पूछ लो वहां पे। और इसलिए हम करते हैं कि भाई अंडरस्टैंडेबल हो, कोई कंप्लीट हो, कोई मिस ना हो जाए, एक्सेप्टेबल रेंज में हो। फिर डेटा मतलब सारा उसका ढेर लगा रहे हैं, एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डेटाबेस वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, कि जो हमने 10 चीजें पूछी हैं वो हर बार 10 चीजें पूछी जाए उसका, तो वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होएगा। फिर जो हमने पूछ लिया उसको कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, की पहली लिस्ट बना के रखी हुई है कि भाई ये कोडिंग में ऐसे से कन्वर्ट किया जाएगा, एक बुक फॉर्म में पहले हमने या पेज फॉर्म में रखा हुआ है। प्रोसेसिंग में क्या कर रहे हैं, उस जब हम वो एंटर कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रख रहे हैं कि कैटेगरी वाले एक जगह रखे जाए, नंबर वाले एक जगह रखे जाए, और जो वो कोडिंग हम पहले तैयार करके रखे जाए थे वो कोडिंग सही से वहां लिखी जाए, गलत ना लिख दिया। द कोड शुड बी एंटर्ड ऑन द क्वेश्चनर या चेकलिस्ट इटसेल्फ व्हेन फाइनलाइजिंग द क्वेश्चनर। For each question, one should insert a box for the code in the right margin of the pages. These boxes should not be used by the interviewer. They are only filled and afterward during data processing. Take care of these are many boxes of the digital code. छोड़ो, ये तुम्हारे लेवल पे चल जाएगी, ठीक है। तो ये अब आ गया समराइजिंग द डेटा इन डेटा मास्टर शीट। अब इसको करना मैनुअली कर रहे हो, कंपाइलेशन या कंप्यूटर से कर रहे हो, हमारे लिए 2 ही पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर वाला कम ही पढ़ेंगे, कंप्यूटर वाला हम करते नहीं है।
डेटा मास्टर जो शीट है या डेटा मास्टर टेबल जिसे बोला जाता है वो क्या चीज है? इफ डेटा आर प्रोसेस बाय हैंड इट इज ऑफन मोर एफिशिएंट टू समराइज द रॉ रिसर्च डेटा इन अ सो कॉल्ड डेटा मास्टर शीट टू फैसिलिटेट डेटा एनालिसिस। हमारी मास्टर शीट थोड़ी सी अलग दिख रही है, लेकिन वो कैसी भी दिख सकती है। हमारी मास्टर शीट के अंदर वो हमसे पेशेंट्स के साथ में हम उस मास्टर शीट में कुछ भी लिख सकते हैं। जो सारी दुनिया लिख रही है वो जरूरी नहीं है। मतलब तुम्हारा गाइड तुम्हारी मास्टर शीट में कुछ भी लिखवा सकता है। हम क्या लिख रहे हैं उसके अंदर कि भाई कि हम नेम जो लिख रहे हैं वो नहीं लिखा जाता, वैसे तो उसको कोडिंग में उसको छुपा लिया जाता है लेकिन उसका जेंडर, उसकी एज, उसका ऑक्यूपेशन, वो सब कुछ इसमें लिखा जा सकता है। ये भी लिखा जा सकता है उसको कौन सी मेडिसिन दी, ये उसके बाद फॉलोअप्स में कितने फॉलोअप्स उसके आए, ये उसको जो डिजीज थी उसका म्याजम, ये भी लिखा जा सकता है। मतलब वो तुम्हारी रिसर्च क्वेश्चन पे डिपेंड करता है तुम्हारी रिसर्च क्वेश्चन में क्या है, मतलब क्या उसमें से क्या क्या ऐड हो सकता है और क्या समझ आ सकता है। तो मास्टर चार्ट जो बना रहे हैं अपने, उसमें बहुत कुछ ऐड हो सकता है। अब हर बार सेम ही चीजें पुराने वाले लोगों ने वही लिखी हैं तो अगले मास्टर चार्ट भी सेम ही बन रहे हैं, वरना मास्टर चार्ट हर बार स्टडी के अकॉर्डिंग चेंज होता है कि भाई मेरे को तो ये रिप्रेजेंट करना है अपनी डेटा के। On a data master sheet, all the answers of individual respondents are entered by hand. या हम टाइप कर रहे हैं उसमें जो भी है। Master sheets can be made in different ways. For short, simple questionnaire, one may put all possible answers for each question in headers at the top. ये headers है at the top of the sheet and then list or tick the answer of the information one by one appropriately. ऐसे 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 लिख जाओ या फिर यहाँ पे टिक कर दो जैसे भी कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर फॉर द स्मोकी क्वेश्चन, यही समझाया है इसने इसके अंदर, ठीक है। अगर बाय हैंड कर रहे हैं जिसमें मास्टर शीट ना बन रही हो, फिर क्योंकि व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल लेस देन 30, देखो ये 30 वर्ड बड़ा मैजिकल वर्ड है, तुम्हें बताया था मैंने। अगर 30 से छोटे हैं तब द कलेक्टेड डेटा इज लिमिटेड, it might be more efficient to do the compilation manually. Certain procedure will help to ensure accuracy and speed. कैसे? If only one person is doing the compilation, use manual sorting. If a team of 2 person work together, use either manual sorting or tally counting. मैनुअल सॉर्टिंग या टेली काउंटिंग मतलब जो हमने टेली बना के आए थे कि ये कितने लोग थे, 1 था, 2 था, 3 था, या नंबर लिखने शुरू कर दो किसी भी तरीके से कि मेरे पास 5 केस हो गए, 10 केस हो गए या 5 चीजों की इन्फॉर्मेशन होगी, किसी भी तरीके से। तो एक बंदा कर रहा है तो वो मैनुअली सॉर्ट करे खुद ही, इधर इधर रख दिया, इधर रख दिया, ढेर लगा दिया 10 केसेस का और ढेर ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ऐसे करके मेरे पास 15 केस ये थे, 15 केस ये थे, ये सल्फर वाले थे, ये वाले थे, मतलब किसी भी तरीके से तुम अपने हाथों से काम ले रहे हो। Manual sorting can be used only if data on each subject is on a different sheet of paper या entered in a separate questionnaire. ये तभी अवेलेबल है ना कि भाई सब कुछ एक एक हर एक पेशेंट का अलग अलग कागज पे अवेलेबल हो, तभी होगा। टू डू, अब तुमने एक रजिस्टर ही बना लिया तो तुम अलग अलग केसेस कैसे करोगे? अगर किसी एक केस को आगे या पीछे करना हो किसी भी तरीके से तुम कर ही नहीं होगे, पेज फाड़ोगे क्या? तो अलग अलग पेजेस पे होना चाहिए। To do manual sorting, the basic procedure is to take one question at a time, sort the questionnaire into different piles representing the various response to the question. कैसे? अब जैसे तुमने क्वेश्चनर बनाया, क्वेश्चनर के अंदर 15 क्वेश्चन थे, तो जो पहला क्वेश्चन था, पहले पेशेंट ने जो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर दिया, दूसरे पेशेंट ने पहले क्वेश्चन का क्या आंसर दिया, तीसरे पेशेंट ने पहले क्वेश्चन का क्या आंसर दिया, तो पहले क्वेश्चन के क्या क्या जवाब थे, डिफरेंट जो जवाब थे वो उसका एक कॉलम तैयार करो। फिर दूसरे का क्या करो एक तरीके से, क्योंकि तुम ये एक तरीके का एनालिसिस है, हो सकता है उसी पेशेंट का मेडिसिन देने से पहले और मेडिसिन देने के बाद का ही एनालिसिस हो रखा हो, और या सारे 30 पेशेंट का पहले क्वेश्चन को तुम देख रहे हो कि उनका क्या क्या आंसर था। तो एनालिसिस का तरीका है, क्या भी तरीका हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये करना ऐसे पड़ेगा फिर मैनुअली। तो सारे क्वेश्चन को ऐसे लिखना होगा। To do tally counting, the basic procedure is one member of the compiling team read out the information while the other record it is the form of the tally. कैसे कि भाई मैनुअल में तो पहले बता दिया कि सीधा मैनुअल सॉर्टिंग है, बेसिक प्रोसीजर है कि भाई तुमने पहले क्वेश्चन का ये आंसर जी, पहले क्वेश्चन का ये आंसर, पहले क्वेश्चन का ये आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर, 30 लोगों का ऐसे कैसे इकट्ठा करके लिख लिया, एक ही कागज पे लिख लिया। अगर तुम टैली कर रहे हो, टैली का मतलब कि
तुमने ये देख लिया कि पहले पर्सन ने पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन थे, पहले पर्सन ने उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज किया, तो मान लिया कि ये वाला ऑप्शन चूज किया, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, तो तुम उसका एक गिनने लग जाओ कि 30 लोगों में से पहला जवाब देने वाले कितने लोग। तो 1 2 3 4 लिखने लग जाओगे, तो इससे अच्छा तुम टैली करने लग जाओगे। बोले पहला क्वेश्चन निकाला तो तुमने लिख दिया, एक निशान लगा दिया, यार इसने 1 ही लिखा था। दूसरा पेपर उठाया तो उसने कहा बी, उसने बी आंसर लिख दिया, तो तुम यहाँ टैली नहीं करोगे, तुम अगला कॉलम बना के बी वाले में एक निशान लगा दोगे। तो टैली करना मैंने सिखाया था उसके अंदर। तीसरा कि भाई तीसरा पेपर उठाया तो उसने आंसर फिर से ए लिख दिया, तो तुम पहले वाले में वापस आओ, उसमें एक डंडा और खड़ा करो। तो इस तरीके से तुम उसका तैयार करते हो कि कितने लोगों ने किया, फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे होते हैं। Tally count for no more than 2 variables at one time। जो से ज्यादा मत उठाने लगे खिचड़ी बन जाएगी, एक ही नहीं संभलता। और 2 चीजें एक साथ करने लग गए कि ये भी देखना है, पहले का भी आंसर देखो जी, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर भी हम अभी देख लेते हैं, गड़बड़ हो जाती है उसके अंदर 2 से ज्यादा की तरह ऐसे करके। क्योंकि लगा यार पहले क्वेश्चन के लिए 30 तक जाओ, फिर दूसरे क्वेश्चन को उठाओ और दूसरे क्वेश्चन तक 30 तक जाओ, फिर तीसरे क्वेश्चन को उठाओ, तीसरे क्वेश्चन तक 30 तक जाओ, 30 केसेस देखने, तो गड़बड़ हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, एक पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को दोनों को साथ में पढ़ने लग जाते हैं, तो दोनों की टैली इकट्ठी करने लग जाते हैं। 2 से ज्यादा करते गड़बड़ हो जाती है। आफ्टर टैली काउंटिंग एट द टैलीज एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ ईच ग्रुप। अब पता चल जाएगा कि ए वाले कितने हैं, बी का आंसर, ए बी सी डी चारों के आंसर देने वाले कितने कितने लोग थे। ये सीधा सीधा आंसर आ गया। ये हो गया जो हम प्रैक्टिकली यहाँ तक करते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर कंपाइलेशन। कंप्यूटर में जो हम कर रहे हैं वो हम लोग मोस्टली लोग नहीं कर रहे हैं, पर उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, SPSS नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, या कोई और हमने को सॉफ्टवेयर चूज किया है, अप्रोप्रिएट कंप्यूटर चूज किया है, उसमें डेटा एंट्री कैसे करनी है, वैलिडेशन या वेरिफिकेशन कैसे करो, प्रोग्रामिंग दोबारा करनी है तो करनी है, या कंप्यूटर आउटपुट्स का उसका प्रिंट निकालना है। तो कंप्यूटर कंपाइलेशन क्या होता है, बिफोर वी डिसाइड टू यूज अ कंप्यूटर वी हैव टू बी श्योर दैट इट विल सेव टाइम और that the quality of the analysis will benefit from it. Note that feeding data into a computer cost time and money। कहाँ तुम कागज में फटाफट लिख दो, और एक कंप्यूटर के अंदर तुमको टाइप करना है। फास्ट क्या है, जिसमें तुम्हारा हाथ टिका हुआ है, कईयों के लिए टाइप करना फास्ट है, कईयों के लिए लिखना फास्ट है। द कंप्यूटर शुड नॉट बी यूज्ड इफ द सैंपल्स इज स्मॉल। हमारे पास स्मॉल ही है इसलिए हम नहीं कर रहे। एंड द डेटा इज मेनली जनरेटेड बाय ओपन क्वेश्चंस, जो तरह हमारी केस स्टडी में हो रहा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन चल रहे हैं एक तरीके से। फिक्स को फॉर्मेट है तो आसान है करना। अनलेस देयर इज अ रिसोर्स पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट इन यूजिंग अ प्रोग्राम फॉर क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सच एज क्वालिटिन और SPSS, द लार्जर द सैंपल द मोर बेनिफिशियल इन जनरल द यूज ऑफ कंप्यूटर विल बी। जितना बड़ा डेटा बढ़ता जाएगा तुम कागजों से अच्छा कंप्यूटर में डालने लग जाओ, ज्यादा बेटर होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये इतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसके पॉइंट्स ध्यान रखने वाले हैं। क्लिक करना तो क्लिक कर लो, ये तुमको मैं करके दे देती हूँ ये इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या चूजिंग अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, बड़े सॉफ्टवेयर आते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग। डेटा की एंट्री करनी है, टाइप करके डाल दिया, डेटा की एंट्री में मेल फीमेल डाला, जो भी आइडेंटिफाइड कोड में डाला, ये कोड डाला हुआ है एक तरीके से वो किया। वेरिफिकेशन, कोई डेटा एंटर किया वो गलत तो नहीं होगा, बार बार इसमें एग्जैक्टली चेक करते रहो। सेम ही चीज़ें प्रोग्रामिंग कि कंप्यूटर को पर्सनलाइज यूज करने के लिए मुझे ये चीज़ था, अगर यहाँ पे मैंने कोई डेटा एंटर कर दिया तो मुझे रेड कलर में दिखा देना, यहाँ पे कोई खाना मिस हो गया तो मुझे वो खाना व्हाइट कलर के चमका देना। मतलब समथिंग तुम उसके अंदर अपने आप को बेटर करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो कि मेरा कुछ मिस ना हो जाए उसके अंदर, और कोई टेबल बनाना हो तो ढंग से बन जाए इस तरीके से। कंप्यूटर आउटपुट्स बाद में जो टेबल ग्राफ और एनालिसिस करके वो बाद में ग्राफ्स वगैरह तुम्हें बना के दे देगा उसके अंदर, तो वो कंप्यूटर आउटपुट्स उसमें तुम ऐसे ले सकते हो। लास्ट में जो है डेटा एनालिसिस क्वालिटेटिव के हिसाब से क्वांटिटेटिव के हिसाब से ये हम करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये आता इसी के अंदर है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। और एक शायरी का था इसी, इसका भी दे रखा है, ये इसके साथ पढ़ लो तुम। स्टेप्स अगर पढ़ने हो तो ये हम पढ़ेंगे, हाँ उसी के साथ पढ़ा दूंगी, क्या समझ आएगा। ये है
कि क्लिनिकल ट्रायल जब हम करते हैं तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए कि डेटा कोई मिस ना हो जाए, तो इस तरीके की वो पॉइंट्स हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्चुअली क्या एक बताऊँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल हम कर रहे होते तो हमें थोड़ी सी जानकारी पड़ी रहे, वरना डेटा मैनेजमेंट वहीं तक पढ़ लो तो उतना ही ठीक है। जैसे कि क्लिनिकल हेडिंग्स में बताओ क्लिनिक की या कम्युनिटी की करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, मतलब उसमें तुम कितने रिक्वायरमेंट किन लोगों को ऐड कर रहे हो, फिर कितने उनका फॉलो अप क्या, कितने लोग ड्रॉप आउट हो गए या लोगों ने पार्टिसिपेंट्स ने सबने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, उस तरीके का नंबर, ये सारा कुछ नंबर ये सबके नंबर चल रहे होते हैं कि भाई इतने लोग आए थे, इतने लोगों ने स्टडी करी, इतने लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया, इतने लोग नंबर ऑफ दैट डेटा क्वांटिटी एंड क्वालिटी कि जो सारा जो डेटा था, नंबर ऑफ मैसेजेस, कितने मैसेजेस मिले, कितने लोगों ने उसका रिप्लाई किया, कितने लोगों ने कॉल उठाई या कितने लोगों ने उसका हमारे फॉर्मेट्स का हमारे क्वेश्चनर का आंसर दिया, इस तरीके से। प्रोटोकॉल अडेरेंस कि भाई नंबर ऑफ इन एलिजिबल पार्टिसिपेंट एनरोल्ड कि भाई हमने एनरोल तो कर लिया, हमने ऐड तो कर लिया, बाद में पता चला कि यार ये लोग तो स्टडी के लायक ही नहीं थे, अगर कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ हो गई, उस तरीके का आता है। डेटा सेंटर कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ फॉर्म्स रिसीव्ड एंड अवेटिंग डेटा एंट्री, क्यूमुलेटिव लिस्ट ऑफ कोडिंग एंड प्रोटोकॉल चेंजेस की थोड़े स्पेसिफिक हो जाएगा। टाइम टेबल इंडिकेटेड कंप्लीटेड एंड फिनिश टास्क, कुछ भी ये रोज के रोज काम, मतलब जो डेटा सेंटर होता है जहाँ पे हम सामान इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे स्टडी हो रही है वहाँ रोज की रोज ये होता है ना कि भाई आज कितने पेशेंट आए और कितनों से फॉलोअप लिया गया, नंबर ऑफ पीपल अराइव्ड टेस्टेड और क्या टाइम टेबल चल रहा है, आज जिसने आना था वो आया कि नहीं आया, इस तरीके का बहुत कुछ तरीके का डेटा चल रहा होता है। लेबोरेटरी तो है ही कि भाई कितने सैंपल मिले थे, कितने एनालिसिस हुए या कितने नहीं हुए, खो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, दोबारा लेने पड़े। साइट विजिट्स, बारी बारी प्रिंसिपल से मिलने गए, इंस्पेक्शन कोई तुम्हारा इंस्पेक्शन करने आया, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, एक्यूरेसी ऑफ डेटा साथ के साथ चेक करते रहे, हर महीने तक की समरी जाती है कि हर 3 महीने में तुमने क्या काम किया, 6 महीने में क्या काम दिया, इस तरीके से सब सुपरवाइज हो रहा होता है। और साइट विजिट कंपोनेंट मतलब जहाँ जगह वहाँ पे चेक द एडुकेसी ऑफ द स्टोरिंग डेटा, रिव्यू ऑफ मेथड ऑफ रैंडमाइजेशन या डेटा एडिटिंग प्रोसीजर, रिव्यू ऑफ प्रोग्राम मेथड्स, रिव्यू ऑफ द डेटा फिलोसफी समथिंग, थोड़ा डेप्थ में पर बेसिक्स ये बातें ऐसे कुछ नहीं जो ऊपर से जाएंगी, ऐसा करते हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे होते हैं वो लोग इसका ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का। ठीक है, अब ये 2 स्लाइड्स जो उन्होंने दी थी डेटा मैनेजमेंट की, उसके बाद खत्म। उन्होंने क्या दिया एनसीएच वालों ने, उन्होंने सीधा ये डेटा मैनेजमेंट जैसे कि स्ट्रक्चर्ड डेटा टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्क्राइब द डेटा बीइंग कलेक्टेड, उसका ऑर्गेनाइज करो और जो हमारे पास है उसको डिस्क्राइब करने लायक बना दो कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, कि हमने सामान इकट्ठा कर लिया और उसको इस तरीके से अरेंज करके रखना है ताकि उसका कोई सेंस बने, वरना आगे पीछे चला जाएगा। इसका छोटा सा एग्जांपल कि जो मैं इतना पढ़ाती हूँ, तुम स्क्रीनशॉट्स लेते हो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आज स्क्रीनशॉट खींचते रहे और उसके बाद तुम्हारे फोन के अंदर ऑटोमेटिकली वो डेट वाइज अरेंज हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन अगर तुम किसी और डिवाइस में ट्रांसफर करते हो तो अगर उसकी सेटिंग हिल जाए, जैसे तुम व्हाट्सएप पे शेयर करते हो तो वो आगे पीछे हो जाता है, तो वो गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी सेटिंग हिल गई, तो पहली स्लाइड क्या थी, दूसरी स्लाइड क्या थी, ये तुम उस पर एक स्लाइड भेज के या तो उस पर नंबरिंग लगाओ। जैसे तुमको मैंने अगर जब कुछ चीजें भेजती थी और उसकी नंबरिंग नहीं होती थी या पेज नंबर नहीं होते थे तो मैं उसमें 1 2 3 4 6 5 लिख देती थी, तो तुम उसको अरेंज कर रहे थे ढंग से। ठीक है, तो ये तुम डेली के डेली कर लो तो तुम्हारे स्क्रीनशॉट्स मिक्स नहीं होंगे, तुम किसी और से शेयर करोगे तो वो नंबरिंग फॉर्म में जाएंगे, वरना वो आगे पीछे हो जाएंगे। तो ये है उस चीज की सेंसिटिविटी कि भाई तुमने सारा डेटा ले तो लिया, सारा कुछ मेरी क्लास से ले तो लिया, लेकिन तुमने अरेंज ही नहीं किया। अब कल को फ्यूचर यूज के लिए उसका कोई मतलब नहीं बचा आगे पीछे का, फिर तुम उससे अरेंज करवाओगे कि ऑडियो सुनो और ऑडियो के अकॉर्डिंग जो स्लाइड पहले आई है उसके बारे में बात हो रही है, यही है, मे बी उसमें से कोई स्लाइड मिस हो गई, तुमने क्लिक ही नहीं करी या ब्लर थी, तो सारा गड़बड़ कब करना था, सब कुछ कब करेक्ट करना था, अभी जब ये सब कुछ हो रहा था, इस क्लास के 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब से अगली क्लास आने वाली थी, या उससे भी पहले जब वो क्लास नेक्स्ट होने से भूल जाओ। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है डेटा मैनेजमेंट का जो हम कर रहे थे। ठीक है, तो कलेक्ट तो कर लिया तुमने, मैनेज नहीं हो रहा तुमसे, तो गड़बड़ है। इट इज अ सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड है कि सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। सेंट्रलाइज्ड मीन्स 4 लोग 5 लोग एज ए टीम वर्क जब काम कर रहे होते हैं तो एक सब
एक ढंग से डेटा तैयार हो जाए उसके लिए इनपुट दे रहे होते हैं कि भाई मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, ऐसे करके। इट इज अ टूल टू कंट्रोल एंड मेंटेन डेटा एंट्रीज, वो तो है ही। कंटेंट एंड वेरिएबल डेफिनेशन क्या है, वैलिडेशन के लिए रूल्स क्या है, ये सब ध्यान रखना होता है, इस मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। जैसे एज इज टू बी कलेक्टेड वेदर इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ ईयर्स और ईयर्स एंड मंथ्स और ईयर्स मंथ्स एंड डेज। बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि भाई एज तो कलेक्ट करनी है लेकिन किस फॉर्मेट करनी है, ये फॉर्मेट है उसका, किस फॉर्मेट में करनी है, ऐसे करके। और कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ टिल द स्पेसिफाइड डेट, अच्छा कि वहां पे डेट ऑफ बर्थ भी अगर यूज करनी हो तो। Metadata consistently and effectively describe data and reduce the probability of the introduction of errors in the data framework by defining the content and structure of the data। सिंपल सी बात की एरर कम करता है ढंग से अगर तुमने बनाया है तो। डेटाबेस क्रिएशन या वैलिडेशन। अ डेटाबेस इज इंफॉर्मेशन दैट इज सेट अप फॉर इजी एक्सेस मैनेजमेंट एंड अपडेटिंग। जो तुमने डेटाबेस तैयार किया है उससे क्या होगा, तुम इजीली वो बात समझ पाओगे। अब तुमने सारा नंबरिंग करके रख दी, मेरी क्लास के सारे स्क्रीनशॉट्स रख लिए, तो तुम अगली बार आसान से यूज कर सकते हो। मैंने तुमको संभाल के रख लिया, तुमने अपडेट करना उसको और इजी है। उसमें कुछ और ऐड करना हो, तुम्हारे पास 25 स्लाइड्स तो मेरी थी, 2-3 स्लाइड्स तुमको कहीं और से मिली, उसकी अपडेटिंग भी इजी हो जाएगी उस चीज की। तो वो पहले अरेंज होगा तभी सब कुछ होगा आगे का। डेटाबेस इज ए ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, वरना हम तो पेपर वर्क की बात कर रहे हैं। और डेटा pertaining to the study compressing of information that is of all the research participant in a uniform manner that can be structured and retrieved। ये उस चीज की बात कर रहा है कि जो डेटाबेस होता है वो जो हमने टेबल बनाया था कि ऊपर उसकी हेडिंग्स लिख दी थी, नीचे उसकी नंबरिंग या उसकी कैटेगरी या सब कुछ क्या था, वो एक तरीके से अरेंज करके रख दिया था जिससे अगली बार इंफॉर्मेशन निकालनी आसान होती है एक तरीके से। वो है उसका डेटाबेस, ऐसे करके। डेटाबेस आर यूज्ड फॉर सॉर्टिंग, मेंटेनिंग एंड असेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ डेटा, ऐसे करके। और लास्ट स्लाइड ये है डेटा एंट्री। कैसे कर रहे हैं डेटा एंट्री, ये देखो ये इसके अंदर कि यहाँ नाम लिख रहे हो, ये ग्रुप लिख दिया, ये एज लिख दिया, ये जेंडर लिख दिया, ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ये था, इस तरीके से तुम भरते गए एक तरीके से। तो डेट एंट्री ऑफ इंडिविजुअल डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू ए डेटाबेस। वन फॉर्मेट टू ए डेटाबेस मतलब वन फॉर्मेट हो सकता है फर्स्ट टाइम जो सीधा लोगों ने कंप्यूटर में नहीं ऐड किया, उन्होंने पहले कागज पे लिखा, कागज पे ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद में और स्क्रीनिंग करने के बाद में कि सारी इंफॉर्मेशन मेरी सही है, उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर में ऐड किया। तो एक फॉर्मेट से उन्होंने डेटाबेस में डालना शुरू किया। तो डेटाबेस इज जहां हमारा सारा काम सीक्वेंस वाइज स्टोर हो रहा है उसके अंदर, या फिर सारा कागजों में ही। तो एंट्री ऑफ इंडिविजुअल डेटा ऐसे कहते हैं कि फर्स्ट पे कि एक इंडिविजुअल डेटा एक एक चीज एंटर हो रही है। वैलिडिटी ऑफ डेटा कलेक्शन मस्ट बी इंश्योर्ड। source data is identified and data transcribed correctly onto data collection system and database। source data is identified का क्या मतलब, source data is identified and data transcribed correctly। ओके ये बाद में बताऊंगी, मुझे भी कंफ्यूजन है इसका। सोर्स डेटा तो ये है कि पेशेंट से ही मिला हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई जो सेकेंडरी डेटा पे हो सकता है कि वहां से जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो हमें क्लियर हो कि भाई ये इंफॉर्मेशन उसी मैगजीन से आएगी, उसी हॉस्पिटल से आएगी, वहीं का डेटा अवेलेबल होगा मे बी, एंड डेटा ट्रांसक्राइब करेक्टली, और फिर उसको ढंग से हमने अपने यूज के लायक उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल ली ऑन टू डेटा कलेक्शन सिस्टम या डेटाबेस, मतलब अपने कागजों में यहाँ डाल दिया, वहां से आया हुआ मे बी, मतलब आई थिंक सो ये वही है। कुछ हुआ तो मैं दोबारा क्लियरफाई कर दूंगी तुमको मैं। प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन ये तो है ही, हमने कौन प्रोसेस से निकलने वाले हैं उसके अंदर। प्रोसेस कैन बी मैनुअल, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सिस्टम या ऑनलाइन ऑफलाइन स्क्रीनिंग, किसी भी हो सकता है जो हमारा डेटा कलेक्शन मेथड है। टाइप ऑफ डेटा कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस द मेथड ऑफ डेटा एंट्री। हाँ भाई न्यूमेरिकल है या टेक्स्ट है या इमेज है, इसके अकॉर्डिंग तो हम डेटा की एंट्री कैसे करेंगे। अब न्यूमेरिकल वाले तो यहाँ लिख दिए, टेक्स्ट वाले कैसे लिखेंगे, टाइप करके दूसरे में लिखेंगे ना टाइप वाले, या कागज पे लिखेंगे। जैसे ये तो MS एक्सेल है एक तरीके से, एक्सेल लिखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अगर तुम टाइप कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट ये उसमें करोगे, पावर पॉइंट में कर रहे हो या किसी दूसरे में कर रहे हो, वर्ड में कर रहे हो, और या इमेजेस हैं तो फिर तुम कहीं और कर रहे हो, फोटोग्राफ्स खींच के रख रहे हो उसके अंदर।
It is important to have documented procedures, defining who is performing data entry, who is checking, who is monitoring and how it is performed. ये सब बताओ कौन कर रहा है, एक ही बंदा कर रहा है, अलग अलग कर रहा है. For small data sets, computer softwares like MS Excel can be used. हम कागजों में भी कर सकते हैं और इतने छोटे के लिए यहाँ पे भी कर सकते हैं. डेटा एंट्री टेम्पलेट्स कैन ऑल्सो बी डेवलप यूजिंग सॉफ्टवेयर लाइक गूगल शीट्स, डीबेस, विजुअल बेसिक्स या एप्ली इन्फो एटसेट्रा. ये लोग भी यूज करते हैं. मतलब ऑलरेडी जो इनके पास अवेलेबल शीट्स होती हैं, ऑलरेडी इसमें क्वेश्चंस बने हुए हैं, तुम थोड़े बहुत ऐड कर लो प्लस माइनस और तुम्हारा ऑलरेडी फॉर्मेट तैयार है. तो उनके पास टेम्पलेट्स ऑलरेडी तैयार होते हैं, थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर लो. एंश्योर पार्टिसिपेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी इन ऑल स्टेजेस. तो कह रहा है. और क्लिनजिंग मतलब डेटा क्लिनजिंग का मतलब कि भाई सफाई इसकी करो. एरर्स हैं अगर उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी है या कोई डेटा मिस हो गया है, स्पॉट अगर तुम उसको स्पॉट कर लो टाइम पे, तो डिफरेंट टाइम पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द स्टडी ऑफ द मेथड से बारी बारी उसमें क्लेंस करते रहो कि कोई चीज मिस हो गई है तो उसको फिल करते रहो. एरर से आ गया तो गलत, ऐसा हो सकता है कि तुमने यहाँ टाइप करना हो, यहाँ टाइप कर दिया हो, ये 52 यहाँ लिखना था और तुमने इसकी आगे पीछे लिख दिया तो हो गया. एरर शुड बी करेक्टेड वेर इज पॉसिबल बट नो चेंजेस शुड बी मेड विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन. ऐसे करके कि तुमको पता होना चाहिए कि तुम कहीं इधर की तरह कुछ खुद ही टाइप नहीं कर देना जो हम आर्टिफिशियल कर रहे हैं. सब कुछ नाम खुद लिख दिया, नकली नाम है, नकली एज है, सब कुछ ये और सब कुछ खुद खुद टाइप कर रहे हैं. वो अप्लाई नहीं करने हैं जो सही काम कर रहे हैं. तो ठीक है. तो डेटा क्लिनजिंग और डेटा आफ्टर डेटा कलेक्शन, ये भी तुम सुन लीजिए, दो ही बुलाएंगे. क्लिनजिंग में क्या होता है? एक तरीके से क्लिनजिंग का मतलब है डेटा मैनेजर क्लीन्स एंड वैलिडेट डेटा. वैसे तो मतलब यही है इसका. स्क्रीन तुम जो हम ये कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बार बार कोई मिस हो रहा है, ये लिखा है एक्चुअली में, और कुछ अलग नहीं है इसके अंदर. डेटा मैनेजर क्लीन्स एंड वैलिडेट डेटा एंट्रीज इन द डेटाबेस. प्रॉब्लम्स फाउंड सच एज मिसिंग वैल्यूज और इनकंसिस्टेंसी. अगर है तो आगे बढ़ो. क्या है? क्वेरीज एड्रेस टू साइट कि भाई क्यों मिस हो गया, कहाँ चला गया डेटा, इधर का उधर हो गया. साइट रिजॉल्व्स एंड सेंड बैक टू द इंक्वायरी. मतलब दोबारा जाके उस पर्सन से पूछो जिसने एंटर किया, उससे पूछो, पेशेंट ने नहीं पूछा तो वहां गड़बड़ होगी. डेटा मैनेजर चेक्स क्वेरीज रिजोल्यूशन. डेटा मैनेजर मतलब जो उस डेटा को मैनेज कर रहा था उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व कराओ, करेक्ट करके डेटाबेस अंदर डालो. अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो वैलिडेट डेटा. इसलिए होगा डेटा क्लेंजिंग. तो ये डेटा सही तो होना चाहिए. यहाँ 500 खाने बने हुए हैं, 4 ये ऐसे करके 25 हो गए. 25 के 25 खाने भरे भी हुए हैं कि नहीं हुए. यहाँ पे लिखना था, ये देखो लीस्ट, यहाँ पे ये कोई नंबर फॉर्म में लिखना था 20, 15, 13 लिखना था, यहाँ पे इसने कोई टेक्स्ट में लिख दिया तो ये गलत कर दिया एक तरीके से. ऐसे इसको ध्यान रखने वाली बात है. आफ्टर डेटा कलेक्शन, अब क्या बात बोली इसने? रेगुलर बैकअप शुड बी मेड. अब हम सब कुछ पढ़ा है, लास्ट पॉइंट ये था स्टोर भी तो करना, भी सेव करके रख लो ढंग से और मल्टीपल जगह सेव करके रख लो. इफ आउटसोर्सिंग डेटा कलेक्शन और स्टोरेज इंश्योर दैट द कंपनी हैव बैकअप सिस्टम इन प्लेस. हमने भी 2-3 जगह सेव करना है. आफ्टर ट्रायल हैज फिनिश्ड यूजिंग डेटा कैप्चर सिस्टम यू मे नीड टू dispose of these and send them to another company if they are loaned. Before doing this, वो जो प्रोफेशनल लोगों से करवाते हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसकी पेन ड्राइव में या सॉफ्ट कॉपी में सेव करके रख रहे हैं उसको. may need a archive whether data you collect include both hard copy and electronic data. Documents not archived need to be disposed for securely. ठीक है. कुछ चीजें तुम गायब कर देते हो ना उसमें, आर्काइव कर लेते हो कि साइड कर दो, ये मेरे काम की नहीं है. जैसे कि कई लोग बीच में एब्सेंट हो गए, कई लोगों ने डेटा मतलब वो एंट्री नहीं हुई तो तुम उसको लास्ट में एनालिसिस में यूज नहीं कर रहे. 60 पेशेंट्स लेके चले थे लेकिन तुम्हारा एनालिसिस 54 तक रह गया, तुम्हारा एनालिसिस 45 तक रह गया, तो बाकी 15 चीजें तुम गायब कर दोगे उस डेटा से. तो वो जो गायब की हुई है वो भी तो कहीं सेव रहेंगी उसके अंदर. एंश्योर पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंटली इन ऑल स्टेजेस. तो सारे हमारे पॉइंट्स इसमें कवर. ठीक है. डन फॉर द डे. कि हमने डिजाइन प्लान किया था क्या क्या कलेक्ट करेंगे, फिर कैसे कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में एनालिसिस हो रहा था, इवेल्युएट कर रहे थे और टाइप कर रहे थे, साइड में शेयर कर रहे थे, बाद में किसी को देना नहीं देना ऐसे करके. और बाद में उसका ये भी होता है कि भाई हमने किसी को मतलब वो रीयूजेबल है कि नहीं, मतलब उस तरीके से इतना भी कचरा नहीं बनाना वो कि किसी और को समझ ही ना आए. सो दैट्स ऑल डेटा मैनेजमेंट. कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो गुड नाइट.